डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। वेलकम टू माई FM नॉवेल्स, सॉर्ड गॉड की वापसी। आज की कहानी में सैफ अली एक बार फिर अपनी हैरत अंगेज ताकतों और नाकाबिले यकीन करिश्मों से सबको हैरान करने वाला है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ वर्चुअल गेम तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि सैफ अली अब हकीकी दुनिया में भी अपनी ताकत और मकाम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या वर्चुअल दुनिया की ताकतें हकीकी जिंदगी में भी उसके काम आएंगी? और सैफ अली के सामने आने वाला अगला चैलेंज कितना खतरनाक होगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर लम्हा एक नया राज, नया खतरा और एक नया हैरानकुन इंकशाफ आपका मुंतजिर है। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चैप्टर नंबर 3001 से 3010 तक। कदीम डेमनकोर्ट के अंदर सो क्यानल्यू और दीगर बाहर होने वाले वाक़यात से बिल्कुल बेखबर थे। अगर उन्हें मालूम भी होता कि बाहर क्या हो रहा है, तब भी वो इसकी परवाह करने की हालत में ना होते, क्योंकि वो इस वक्त कदीम डेमनकोर्ट के अंदरूनी माहौल को देखकर सदमे में थे। कितनी पुरतशद्दुद माना है। तो ये है जहन्नम मोड। जब सब ने अपने सामने शिकस्ता बस्ती और गलियों में फैली हुई वह मौत की तवानाई को देखा तो उनके चेहरे जर्द पड़ गए। अगरचे वो पहले से जानते थे कि कदीम डेमनकोर्ट का जहन्नम मोड कोई आसान चैलेंज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना मुश्किल होगा। इस पुरतशद्दुद माना को एक तरफ रखें जो मुसलसल उनके जिस्मों को तकलीफ पहुंचा रही थी और उनके अपने जिस्मों पर काबू पाने की सलाहियत को मुतासिर कर रही थी। सिर्फ बस्ती की गलियों में भरी हुई मौत की तवानाई ही उन्हें मायूस करने के लिए काफी थी। मौत की तवानाई एक खास किस्म की तवानाई थी जिसके इंतहाई ताकतवर सुनकुनरन असरात थे। अगर ये थोड़ी मिकदार में होती तो शायद ठीक होता। ज्यादा से ज्यादा ये खिलाड़ियों को अपने जिस्म को मामूल के मुताबिक चलाने से रोकती। ताहम अगर मौत की तवानाई इतनी कसीफ हो कि नंगी आंख से नजर आए तो ये खिलाड़ियों के लिए मोहलिक साबित हो सकती थी। अगरचे मौत की तवानाई सिर्फ सुरमई गैस की एक पुतली तह के तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन ये खिलाड़ियों के जहनों को मुतासिर करने और उनके इर्तिकाज को तेजी से कम करने के लिए काफी थी। दरीं असना अगर खिलाड़ियों का इर्तिकाज एक मखसूस हद से नीचे गिर जाता तो उनके किरदार एक खाली खौल बन जाते और ये उनकी मौत के बराबर ही होता। मुझे डर है कि हम इस कदीम डेमनकोर्ट पर छापा मारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे, गिल्ड लीडर। पुरतशद्दुद माना को छोड़ी हुआ में तैरती हुई मौत की तवानाई ही हमारे संभालने के लिए बहुत ज्यादा है। गोल्ड माना बॉडी रखने वालों के अलावा बाकी सब 30 मिनट से भी कम वक्त में मर जाएंगे। सो क्यानल्यू ने सैफ अली की तरफ देखते हुए तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। असल में जहन्नम मोड कदीम डेमनकोर्ट में दाखिल होने से पहले उसने सोचा था कि शायद उनके पास इसे क्लियर करने का एक मौका हो। आखिरकार उनकी टीम किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं थी। ताहम कदीम डेमनकोर्ट में दाखिल होने के बाद इसे एहसास हुआ कि वो बहुत सादा लो थी। ऐसे सख्त माहौल में यहां तक कि 5 बड़े सपर गिल्ड्स की मरकजी फोर्स को भी जिंदा रहने में दुश्वारी होगी। मजीद ये कि लेवल 100 जहन्नम मोड टीम डंजन्स में बासिस आम तौर पर 4 मीथक मोनस्टर्स होते थे जिनकी HP, हमले की ताकत और दिफा में नुमाया इजाफा किया गया होता था। मजबूत होने के बाद उनकी मजमूई ताकत बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले मीथक रैंक के आर्केक्सिस का मुकाबला कर सकती थी। दरीं असना चूंकि वो जहन्नम मोड कदीम डेमनकोर्ट के अंदर थे, इसलिए जिस बास का उन्हें सामना करना था वो शायद मीथक रैंक के वर्ल्ड बासिस के बराबर था। दूसरे लफ्जों में उन्हें एक ऐसे मीथक मोन्स्टर का सामना करना था जिसके बुनियादी औसाफ औसत मीथक मोन्स्टर से कम अज कम 50% ज्यादा होंगे। मौत की तवानाई और पुरतशद्दुद माना अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने सर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि हम खुशकिस्मत रहे। खुशकिस्मत। जब हैप्पी सुनो ने सैफ अली की बातें सुनी तो वो अपनी आंखें घुमाए बगैर न रह सकी। इसे लगा कि सैफ अली लोगों को तसल्ली देने में वाकई माहिर हैं। उनकी मौजूदा सूरत-ए-हाल को खुशकिस्मती कैसे कहा जा सकता है? इतनी कसीफ मौत की तवानाई के सामने हैप्पी सुनो को लगा कि वो अपनी सिल्वर माना बॉडी के साथ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही निकाल पाएगी। जहां तक कमजोर माना बॉडी वाले दूसरों का ताल्लुक है, वो शायद 15 मिनट से ज्यादा नहीं टुक पाएंगे। जैसे ही वो अपने सामने वाली बस्ती में कदम रखेंगे,
वो जहन्नम की सैर पर निकल जाएंगे। वो शायद लड़े बगैर ही खुदा से मिल सकते थे। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं, सैफ अली ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा जब उन्होंने हैप्पी सुनो के चेहरे पर हिकारत के तासुरात देखे। कदीम डायमंड कोट्स कदीम दौर की पैदावार है। जब हम इस हकीकत पर गौर करते हैं कि कदीम डायमंड्स अचानक खत्म हो गए थे और कदीम डायमंड कोट्स को सेल कर दिया गया था, तो हम खुद को खुशकिस्मत समझ सकते हैं कि अभी हमें सिर्फ थोड़ी सी मौत की तवानाई और इस वक्त की बची हुई माना की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान काफी कदीम डायमंड कोट्स का दौरा किया था। इनमें से बहुत से माहौल इससे कहीं ज्यादा सख्त थे जिनका उन्हें अभी सामना था। एक मौके पर न सिर्फ उन्हें पुरतशद्दुद माना और कसीफ मौत की तवानाई से निमटना पड़ा, बल्कि उन्हें एक ऐसे तूफान से भी होशियार रहना पड़ा जो हर चीज को मिटा देने की सलाहियत रखता था। इस तूफान से निकलने वाली हुआ का एक मामूली झोंका भी एक सुपीरियर मीथक को शदीद जख्मी कर सकता था। दरी असना, उस वक्त के तूफान ने पूरी बस्ती को ढांप लिया था। वो मंजर जितना खूबसूरत था इतना ही तबाकुन भी। इसके मुकाबले में यहाँ की कदीम डायमंड कोट में सिर्फ पुरतशद्दुद माना और मौत की तवानाई थी। मौजूद बहुत से कदीम डायमंड कोट्स में से इसे निस्बतन मुतदिल समझा जा सकता था। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? गिल्ड लीडर, हमारे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम ऐसे माहौल में आगे भी नहीं बढ़ सकते। अपनी गोल्ड माना बॉडी के साथ भी मुझे शक है कि मैं 1 घंटे से ज्यादा टुक सिकूंगा। अगर मुझे इसके साथ मोनस्टर्स से भी लड़ना पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि मैं 20 मिनट से ज्यादा निकाल पाऊंगा। कालू भाई ने बेचीनी से सामने वाली बस्ती की तरफ देखते हुए कहा। अगरचे गोल्ड माना बॉडी सिल्वर माना बॉडी से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन ये नाकाबिल तस्खीर नहीं थी। ये महज खिलाड़ियों को बेहतर मुताबकत फराहम करती थी। फिक्र ना करो, चूंकि मैंने यहां आने का फैसला किया है तो मैं कुदरती तौर पर तैयारी के साथ आया हूं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। चाहे वो पुरतशद्दुद माना हो या मौत की तवानाई, दोनों महज बैरूनी तवानाई की एक शक्ल है। आपके ख्याल में गोल्ड माना बॉडी सख्त माहौल में बेहतर तरीके से क्यों ढल सकती है? सैफ अली का सवाल सुनकर कालू भाई को फौरन एहसास हुआ और उसने कहा, यह माना पर इस बेहतर कंट्रोल की वजह से है जो ये फराहम करती है। जब तक हम अपने इर्द गिर्द की माना को कंट्रोल कर सकते हैं, हम यहाँ की माना और मौत की तवानाई का मुकाबला करने के काबिल होंगे। बिल्कुल सही, सैफ अली ने सर हिलाया। डंजन के बजाय कदीम डायमंड कोट खिलाड़ियों के लिए एक आजमाइश की तरह है। अगर खिलाड़ी अपनी माना को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं तो वो इर्द गिर्द के माहौल से मिलने वाले दबाव को नुमायां तौर पर कम कर सकते हैं। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, चाहे वो पुरतशद्दुद माना हो या उनके इर्द गिर्द की मौत की तवानाई, दोनों उनके जिस्म से आधा इंच दूर रुक गईं। ऐसा लगता था जैसे उनके गिर्द एक पोशीदा ढाल मौजूद हो। कितना ताकतवर माना कंट्रोल है। फायर क्लाउड ने सैफ अली के इस अमल को देखकर दिल में सोचा, अपने जिस्म के गिर्द माना बैरियर बनाना कहने में जितना आसान था, करने में इतना ही मुश्किल। ये इस तरीके की वजह से था जिस तरह खिलाड़ी माना का तसव्वुर करते थे। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब माना खुद उनके अपने जिस्म से आती थी। औसत खिलाड़ी माना को बिल्कुल नहीं देख छू सकते थे और अपनी माना को बैरूनी रुकावट बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने का वाहिद तरीका जादुई दायरों पर इन्हिसार करना था। बैरूनी माना बैरियर बनाने का अमल दरअसल खिलाड़ियों की तरफ से खारिज होने वाली माना को कंप्रेस करके अपने जिस्म के गिर्द माना की एक कसीफ तह बनाना था। इसे अपने माना के बहाव को काटने के अमल से गलत नहीं समझना चाहिए ताकि माना को जिस्म से बाहर जाने से रोका जा सके। इन दोनों के असरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे और पहले वाले को हासिल करना दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल था। दरी असना, माना की कंप्रेस तह जिस्म के जितने करीब होती, इतनी ही कसीफ होती जाती। नतीजे के तौर पर उसकी मुजाहमत भी मजबूत होती जाती। माना पर नाकाबिल यकीन कंट्रोल के बगैर कोई खिलाड़ी अपनी माना को अपने जिस्म के आधे इंच के अंदर कंप्रेस नहीं कर सकता था। सैफ अली की याद दहानी के साथ वहां मौजूद हर शख्स ने अपनी माना को कंप्रेस करना शुरू कर दिया ताकि एक ऐसी ढाल बनाई जा सके जो उनके इर्द गिर्द मौजूद पुरतशद्दुद माना और मौत की तवानाई को दूर रख सके। खुशकिस्मती से वहां मौजूद हर शख्स एक तजुर्बाकार माहिर था। उनके पास माना पर बेहतरीन कंट्रोल था और हर कोई एक ऐसी ढाल बनाने में कामयाब रहा जो ज्यादा से ज्यादा 1 गज मोटी थी। सोक्यानल्यू के मामले में उसने आसानी से आधा इंच मोटी ढाल बना ली और इर्द गिर्द की पुरतशद्दुद माना और मौत की तवानाई में से कोई भी इसे जर्रा बराबर भी मुतासिर ना कर सकी।
बहुत अच्छे। सैफ अली ने तरीफी अंदाज में सर हिलाया जब उन्होंने देखा कि हर कोई कम व बेश इर्द गिर्द के माहौल के असरात का मुकाबला करने में कामयाब हो गया है। ठीक है, अब असल में छापा शुरू करते हैं। मैं अब सबको 3 अलग अलग टीमों में तकसीम कर रहा हूं। तमाम गार्डियन नाइट्स और शील्ड वॉरियर्स टीम 1 में होंगे, बाकी मेले खिलाड़ी टीम 2 में होंगे और तमाम रेंजर्ड खिलाड़ी टीम 3 में होंगे। मेरे हुक्म के बगैर टीम 2 में किसी को भी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है। जहां तक टीम 1 का ताल्लुक है, आपको सिर्फ हमला आवर मोनस्टर्स को रोकने के लिए अपनी ढालें इस्तेमाल करने की इजाजत है। आपको हमला करने और एग्रो अपनी तरफ मुतवज्जे करने से मना किया गया है। टीम 3 के लिए अब जिस मॉन्स्टर पर हमला करने को कहूंगा सिर्फ इसी पर हमला करेंगे। आपको किसी दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करने की इजाजत नहीं है। चैप्टर गिल्ड लीडर। टीम को छोटे ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद सैफ अली टीम को बस्ती के 500 गज के अंदर ले गए। इस मकाम पर पहुंचने पर मुकम्मल तौर पर मुसल्लाह एलिमेंटल गोलम्स का एक बड़ा ग्रुप अचानक मेन स्ट्रीट के एक कोने से बाहर निकला और उनकी नजरों के सामने आ गया। एलिमेंटल गोलम्स मुख्तलिफ साइज के थे। छोटे वाले तकरीबन 2 या 3 मीटर के थे और बड़े वाले 8 मीटर तक के थे। एक नज़र में इस ग्रुप में कम अज कम 10,000 एलिमेंटल गोलम्स होने चाहिए थे। अपनी बड़ी तादाद के अलावा ये एलिमेंटल गोलम्स एक तरबियत याफ्ता फौज की तरह बर्ताव कर रहे थे। ढाल वाले गोलम्स सबसे आगे थे, नेज़ा बरदार गोलम्स दरमियान में थे और अमला रखने वाले गोलम्स पीछे थे। एलिमेंटल डिस्ट्रॉयर लेवल 105, HP 30 करोड़। एलिमेंटल इनाहिलेटर लेवल 106, HP 1 अरब। लानत है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इन मोनस्टर्स की HP इतनी ज्यादा क्यों है? एलिमेंटल गोलम्स के अदादोशुमार देखकर कालू भाई का सर चकरा गया। इन गोलम्स की HP बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले इसी रैंक और लेवल के मोनस्टर्स से कम अज कम दुगना ज्यादा थी। सो क्यानल्यू, हैप्पी सुनो, फायर क्लाउड और दीगर भी इस सूरत हाल पर परेशान नजर आए। मोनस्टर्स के बरक्स खिलाड़ी स्टेमिना नामी पोशीदा सिफत के पाबंद थे। दूसरे लफ्जों में उनके लड़ने का वक्त महदूद था। ये खास तौर पर शदीद लड़ाइयों के दौरान सच था। अभी उनकी टीम में सिर्फ 300 खिलाड़ी थे। आमतौर पर अगर वो इसी रैंक के सिर्फ 2 या 3 हजार ग्रेट लॉर्ड्स के खिलाफ भी लड़ते तो उनका ज्यादातर स्टेमिना खत्म हो चुका होता। फिर भी अब न सिर्फ उन्हें 10,000 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स का सामना करना था, बल्कि इन मोनस्टर्स की HP भी गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। आजमाइश के बजाय आगे उनका कत्ल-आम इंतजार कर रहा था। गिल्ड लीडर, मोनस्टर्स के इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ लड़ना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हम उन्हें खत्म करने से पहले ही स्टेमिना से महरूम हो जाएंगे। मेरा मशवरा है कि हम टीम को तकसीम करें और छोटी गलियों का इस्तेमाल करते हुए गोरिल्ला जंग करें। सो क्यानल्यू ने मशवरा दिया। तादाद में शदीद कमी के बावजूद बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ना उन्हें किसी तरह फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसके मुकाबले में अगरचे बस्ती की गलियों में टीम को तकसीम करने से टीम की ताकत बखर जाएगी, लेकिन इससे मोनस्टर्स की वो तादाद भी कम हो जाएगी जिसका सामना हर खिलाड़ी को करना पड़ेगा। ये बदले में उनके स्टेमिना के इस्तेमाल को कम करेगा और जंग में उनकी बर्दाश्त को बढ़ाएगा। एलिमेंटल गोलम्स महज मोनस्टर्स थे जिनकी जिस्मानी और जादुई मुजाहमत ज्यादा थी। उनके पास कोई गैर मामूली जंगी मेयार नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उनका जंगी मेयार ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के इब्तिदाई मरहले के मेयार तक पहुंचता था। ऐसी सूरत हाल में जहां बुनियादी औसाफ में फर्क ज्यादा ना हो, फर्स्ट रेट माहिरीन को एक वक्त में 3 या 4 गोलम्स का मुकाबला करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। कालू भाई, हैप्पी सुनो, फायर क्लाउड और दीगर ने भी सो क्यानल्यू की तजवीज से इत्तेफाक किया। अपने सामने मोनस्टर फौज का पैमाना देखने के बाद वो आखिरकार समझ गए कि कदीम डेमन कोर्स और मुख्तलिफ खुफिया मकामात सिर्फ फर्स्ट रेट ताकतों और इससे ऊपर वालों के निजी खेल के मैदान क्यों बने हुए थे। बुनियादी औसाफ में नुमायां बरतरी के बगैर उनके पाए के माहिरीन के पास उन खतरनाक मकामात पर बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने का कोई तरीका नहीं था। इतने सारे सख्त मोनस्टर्स का सामना करते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मिलकर काम करें। उनके लिए फतह हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। अगरचे अपनी जंगी ताकत को तकसीम करना थोड़ा अफसोसनाक था, लेकिन ये उनके लिए बेहतरीन हल था। इसके बाद वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते थे कि चंद हिलर्स जिंदा बच जाएं ताकि वो जंग में मरने वालों को दोबारा जिंदा कर सकें। ऐसी परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है
सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे ये एलिमेंटल गोलम्स तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक मोहलिक कमजोरी है। मोहलिक कमजोरी? थोड़ी देर सोचने के बाद सो क्यानल्यू ने पूछा, क्या ये उनके इर्द गिर्द की माना की कसाफत है? दूसरी मखलूक़ात के बरक्स, एलिमेंटल मखलूक़ात माना पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती थीं। इर्द गिर्द की माना जितनी ज्यादा पुरतशद्दुद और कसीफ होगी, एलिमेंटल मखलूक़ात इतनी ही मजबूत होंगी। यकीनन इसका उलट भी सच था। सर हिलाते हुए सैफ अली ने कहा, बिल्कुल सही। इन गोलम्स की इतनी ज्यादा एचपी की बड़ी वजह यहां की पुरतशद्दुद माना है। जब तक हम इर्द गिर्द की माना की कसाफत को कम करते हैं या इसे मुस्तहकम करते हैं, हम उन गोलम्स के वफ्स को खत्म कर सकते हैं। कदीम डेमन कोर्ट्स खिलाड़ियों को आजमाने के लिए बनाए गए थे, उन्हें मारने के लिए नहीं। इस तरह हर कदीम डेमन कोर्ट पर छापा मारने की तरकीबें मौजूद थीं। जब तक खिलाड़ियों को वो तरकीब मिल जाती, छापे की मुश्किल कम हो जाती। यही वजह थी कि सैफ अली ने सो क्यानल्यू और दीगर के साथ जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। सैफ अली की बात खत्म होने के बाद सबकी आंखें जोश से चमक उठीं और वो सो क्यानल्यू की तरफ मुड़े। मेरी तरफ ना देखें, यहां की माना बहुत पुरतशद्दुद है। यहां की माना को निकालने और मुस्तहकम करने के लिए एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर माना डोमेन की जरूरत होगी, सो क्यानल्यू ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा जब इसने सबकी पुरुम्मीद नजरें अपनी तरफ देखें। हो सकता है कि मेरे पास पैक सिल्वर माना बॉडी हो, लेकिन मेरा माना कंट्रोल अब भी इतना नहीं है कि मैं माना डोमेन बना सकूं। सो क्यानल्यू की बातें सुनने के बाद हैप्पी सुनो और फायर क्लाउड कालू भाई की तरफ मुड़े। कालू भाई की माना बॉडी सो क्यानल्यू से भी ज्यादा मजबूत थी। मजीद ये कि उसने अपनी गोल्ड माना बॉडी को 85% तकमील की शरह के साथ मुकम्मल किया था। इस पाए की माना बॉडी मुख्तलिफ सुपर पावर्स के टॉप टायर टैलेंट में भी सरे-फहरिस्त रह सकती थी। कालू भाई ने अजीब से अंदाज में अपना चेहरा खुजाते हुए कहा, मैं भी किसी काम का नहीं हूं। माना पर अपने कंट्रोल के साथ मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं टियर 4 तक पहुंचने के बाद माना डोमेन बना सकूंगा या नहीं, अभी की तो बात ही छोड़। कालू भाई के पास गोल्ड माना बॉडी तो हो सकती थी, लेकिन जिस तरह उसने इसे हासिल किया था उसे धोखाधड़ी के करीब समझा जा सकता था। अगर उसने सैफ अली की बरवक्त हिदायत और कुछ किस्मत पर भरोसा न किया होता तो उसके लिए 85% तकमील की शरह के साथ गोल्ड माना बॉडी बनाना नामुमकिन होता। इसके मुकाबले में सो क्यानल्यू ने अपनी पैक माना बॉडी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी कोशिशों पर भरोसा किया था। जब माना कंट्रोल की बात आती तो वो बिलाशुबा इससे कहीं बेहतर थी। कालू भाई की मायूस कुन बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स थोड़ा मायूस हो गया। अगर टीम के 2 मजबूत तरीन जादुई क्लास के खिलाड़ी भी माना डोमेन नहीं बना सकते थे तो बाकी सब के लिए ये और भी नामुमकिन था। आपको माना डोमेन के मामले में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका हल है, सैफ अली ने अचानक कहा। बस इसके बाद मेरे अहकामात पर अमल करें और आगे बढ़ने वाले एलिमेंटल इनाहिलेटर्स पर हमला करें। जादुई क्लासेस कुछ भी बचा कर न रखें और जो कुछ आपके पास है वो सब झोंक दे। उनके पास हल है। सो क्यानल्यू हैरत और उलझन में सैफ अली को देखे बगैर न रह सकी। आखिरकार खिलाड़ी सिर्फ इस वक्त माना डोमेन बना सकते थे जब उन्होंने माना पर अपने कंट्रोल को इंतहाई सतह तक पहुंचा दिया हो। ये ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ बातों से हासिल की जा सके। ताहम इससे पहले कि सो क्यानल्यू और दीगर सैफ अली की बातों को समझ पाते, एलिमेंटल गोलम्स पहले ही उनकी टीम के 50 गज के अंदर आ चुके थे। ये फासला पहले ही ग्रेट लॉर्ड्स और टियर 3 खिलाड़ियों के हमले की हद में था। टियर 3 के कातिल तो ये फासला सिर्फ 2 कदमों में तय कर सकते थे। हमला सैफ अली ने हुक्म दिया, जो पहले ही करीब तरीन एलिमेंटल इनाहिलेटर के 40 गज के अंदर पहुंच चुके थे। सैफ अली का हुक्म सुनते ही सब ने पीछे हटना छोड़ दिया और एक के बाद एक अपनी महारतों और मंत्रों का इस्तेमाल किया। खास तौर पर जादुई क्लास के खिलाड़ियों ने शुरू में ही अपनी मखसूस चालों का इस्तेमाल किया और सामने की तरफ बढ़ने वाले एलिमेंटल इनाहिलेटर्स पर एओई मंत्रों और बड़े पैमाने पर कम्बिनेशन मंत्रों की बौछार कर दी। कुछ ने तो टियर 3 के कोसने भी इस्तेमाल किए थे। एक वक्त के लिए दोनों अतराफ के दरमियान की जमीन शोलों के समंदर में बदल गई। जमीन भी इस तरह जोर से लरज उठी जैसे कोई शहाब साकिब जमीन से टकराया हो। कितनी ताकत है! क्या ये पुरतशद्दुद माना का असर है? हैप्पी सुनो तबाह हाल मैदान जंग देखकर थोड़ी हक्का बका रह गई। अगरचे वो सिर्फ टियर 3 के मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनके मंत्रों की खाम ताकत टियर 4 के मंत्रों का मुकाबला कर रही थी। उनके मंत्रों की वजह से
एलिमेंटल इनाहिलेटर्स की पेशकदमी जबरदस्ती रोक दी गई और उनके सरों के ऊपर एक के बाद एक 10 लाख से ज्यादा के नुकसानात जाहिर होने लगे। ताहम इससे पहले कि हर कोई इस सूरत हाल का जश्न मना पाता, इसके बाद जो कुछ हुआ इसने उनके बहाल शदा एतिमाद को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया। एलिमेंटल इनाहिलेटर्स के जिस्मों पर पड़ने वाली दरारें तेजी से भर रही थीं और यहां तक कि उनकी HP भी नंगी आंख से नजर आने वाली रफ्तार से ठीक हो रही थी। इन मोनस्टर्स की बहाली की रफ्तार बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले मोनस्टर्स से कहीं ज्यादा थी। इस वक्त ढाल बरदार एलिमेंटल डिस्टार्स भी एलिमेंटल इनाहिलेटर्स के बराबर पहुंच चुके थे। फिर अपनी ढालें उठाए हुए इन एलिमेंटल डिस्टार्स ने आने वाली महारतों और मंत्रों को बगैर किसी असर के रोक दिया। इसके बाद जब दोनों अतराफ में 30 गज से भी कम फासला रह गया और फायर क्लाउड और दीगर टैंक अपनी ढालें पकड़े लाशौरी तौर पर कांप रहे थे। रुक जाओ, एक धीमी आवाज अचानक पूरी टीम में गूंजी। फौरी तौर पर एक पोशीदा लहर पूरे मैदान जंग में फैल गई, जिसकी वजह से पुरतशद्दुद माना थम गई और माना की कसाफत तेजी से गिर गई। दरी असना इर्द गिर्द की माना में इन अचानक तब्दीलियों के साथ मुतासिरा इलाके के अंदर खड़े तमाम एलिमेंटल गोलम्स की नकलो हरकत की रफ्तार में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई और उनकी HP उनकी असल HP के 1/3 से भी कम रह गई। मजीद ये कि उनके जिस्म के साइज आधे रह गए थे, उनके बुनियादी औसाफ में 30% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई थी और उनकी जंगी बहाली मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। गिल्ड लीडर चैप्टर गैर मामूली बेहतरी। सो क्यानल्यू की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर माना डोमेन वाकई सैफ अली की तरफ से आया है। एक माना डोमेन, ये ऐसी चीज थी जो सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते थे जिन्होंने माना पर नाकाबिल यकीन महारत हासिल की हो। ये मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के टॉप टायर जीनियस भी जरूरी नहीं कि टिर 4 पर पहुंचने पर माना डोमेन बना सकें। फिर भी अब सैफ अली ने टिर 3 सरजमीन के तौर पर माना डोमेन बना लिया था। मजीद ये कि उनके माना डोमेन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो तमाम पहलुओं में ग्रैंड लॉर्ड्स को भी दबा सकता था। ये एक ऐसा कारनामा था जिसके बारे में उसने सिर्फ अफवाहों में सुना था। दरी असना हैप्पी सुनो जो सो क्यानल्यू के पास खड़ी थी, वो भी इस सूरत हाल से हक्का बका रह गई। फिर अपने होश व हवास बहाल करने के बाद उसने सो क्यानल्यू से पूछा, बड़ी बहन क्यानल्यू, क्या वो वाकई शेडो के साबित गिल्ड लीडर ही है? इस लम्हे सो क्यानल्यू और उसकी एडवेंचर टीम के अरकान ही इस सूरत हाल से हैरान और परेशान नहीं थे। कालू भाई और दीगर जो उन तमाम सालों में शेडो के साथ रहे थे, वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने सैफ अली की तरफ देखा। सैफ भाई? नहीं, गिल्ड लीडर। आप? कालू भाई के पास अल्फाज खत्म हो गए थे जब उसने सैफ अली के माना डोमेन को देखा। इस सदमे के मुकाबले में जो उसे इस वक्त हुआ था जब उसे सैफ अली से होली इनाहिलेशन माना टेक्निक मिली थी, अब जो सदमा इसे महसूस हुआ वो कई गुना ज्यादा था। यहां 10,000 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड और ग्रैंड लॉर्ड रैंक के एलिमेंटल गोलम्स थे। फिर भी अब सिर्फ एक चाल के साथ सैफ अली ने इन तमाम ताकतवर मोनस्टर्स को अपाहज कर दिया था। ठीक है, मैं जानता हूं कि अब क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरजीह अब उन एलिमेंटल गोलम्स का सफाया करना है। सैफ अली ने सामने वाले गोलम्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। सही, हमें पहले इन गोलम्स से छुटकारा पाना होगा। फौरी तौर पर कालू भाई, सो क्यानल्यू और दीगर फौरन अपने होश में आए और संजीदा हो गए। फिर सैफ अली के हुक्म पर अमल करते हुए टीम के मैले खिलाड़ियों ने एलिमेंटल इनाहिलेटर्स पर हमला कर दिया। सैफ अली के माना डोमेन की वजह से ताकतवर एलिमेंटल गोलम्स अब महज एक मजाक बनकर रह गए थे। माना डोमेन के असरात के तहत न सिर्फ गोलम्स ने अपने बुनियादी औसाफ और HP का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, बल्कि उनके रद्द अमल की रफ्तार भी 30% से ज्यादा गिर गई थी। अब बाहर की दुनिया में अपने हम मंसूबों से ज्यादा मजबूत होने के बजाय ये एलिमेंटल गोलम्स कमजोर हो गए थे। एक वक्त के लिए हैप्पी सुनो और टीम के दीगर मैले खिलाड़ियों ने एलिमेंटल इनाहिलेटर्स और डिस्टार्स का कत्ल आम किया और इन मोनस्टर्स को सब के लिए EXP में तब्दील कर दिया। टीम डंजन्स के बरक्स कदीम डेमन कोर्ट्स में मोनस्टर्स बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले मोनस्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा EXP फराहम करते थे। जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट में मोनस्टर्स के लिए तो ये और भी ज्यादा था। लेवल के फर्क का बोनस शामिल करने के बाद एलिमेंटल गोलम्स ने जो EXP फराहम की वो बाहर की दुनिया में उनके हम मनसबों से कई गुना ज्यादा थी।
4 घंटे से भी कम वक्त में टीम ने 10,000 से ज्यादा एलिमेंटल गोलम्स का सफाया कर दिया। दरी असना वाफरी एक्सपी ने कालू भाई और दीगर को लेवल 100 से लेवल 103 तक पहुंचा दिया। जहां तक सैफ अली, सो क्यानल्यू और दीगर का ताल्लुक है, वो लेवल 102 से 104 तक पहुंच गए थे। मौजूदा छूटी कदीम दुनिया में वो बिलाशुबा लेवल के लिहाज से सबसे आगे थे। ताहम हासिल करदा EXP के मुकाबले में सब ने उन अशिया पर ज्यादा तवज्जो दी जो एलिमेंटल गोलम्स ने गिराई थीं। एलिमेंटल मखलूक़ात के तौर पर एलिमेंटल गोलम्स ने कोई सके नहीं गिराए। इसके बजाय उन्होंने जादुई क्रिस्टल्स और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंटल कवर्स गिराए। औसतन हर 2 या 3 एलिमेंटल डिस्ट्रॉयर मारने पर एक जादुई क्रिस्टल गिरता था। जादुई क्रिस्टल मार्केट में एक सख्त करेंसी थी। गॉड्स डोमेन के बहुत से पहलुओं के लिए इसकी जरूरत थी। चूंकि खिलाड़ियों को छूटी कदीम दुनिया में दाखिल होते वक्त अपने साथ जादुई क्रिस्टल लाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए जादुई क्रिस्टल की मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 चांदी के सके क्रिस्टल थे। मजीद ये कि जरूरी नहीं था कि किसी के पास पैसे हों तो वो जादुई क्रिस्टल खरीद सके। फिर भी अब एलिमेंटल गोलम्स ने 6,000 से ज्यादा जादुई क्रिस्टल गिराए थे। इसके अलावा एलिमेंटल गोलम्स ने लेवल 100 और लेवल 105 के 1,000 से ज्यादा हथियार और आलात भी गिराए। अगरचे वो सब फाइन गोल्ड रैंक के थे, लेकिन वो फिर भी लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर रैंक के इब्तिदाई आलात से बेहतर थे। एलिमेंटल गोलम्स को 1,000 से ज्यादा फाइन गोल्ड हथियार और आलात गिराते देखकर हर कोई जहन्नम मोड कदीम डेमन कोड के मुनाफा से हैरान रह गया। अगर वो यहां लेवल 150 पर आते तो जो फसल वो हासिल कर सकते थे वो उनके गिल्ड के लिए बड़े पैमाने पर फायदामंद होती। गिल्ड लीडर, कुछ अच्छी चीज मिली है, कालू भाई ने जोश से कहा जब वो अपने हाथों में गहरे सुर्ख रंग की प्लेट आर्मर लिए सैफ अली के पास आया। 3 माना आलात। सैफ अली की भी दिलचस्पी बढ़ गई जब उन्होंने सीने के टुकड़े पर कंदा जादुई नमूने और जादुई दायरे देखे। माना आलात रिवायती आलात से मुख्तलिफ थे। वो रैंक में तकसीम नहीं थे बल्कि सिर्फ ट्रज में थे। बुनियादी औसाफ में जो इजाफा माना आलात फराहम करते थे वो सारिफ के लेवल के मुताबिक तब्दील होता था। वो एक लिहाज से एपिक हथियारों और आलात के मुतरादिफ थे। मजीद ये कि माना आलात जो बुनियादी औसाफ फराहम करते थे वो औसत एपिक हथियारों और आलात का मुकाबला कर सकते थे। माना आलात के साथ आने वाली महारतें और मंतर ज्यादातर एपिक हथियारों और आलात से बेहतर असरात रखते थे। माना हथियारों और आलात के साथ वाहिद खामी ये थी कि वो इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं। एक बार जब उनकी पायदारी खत्म हो जाती तो वो बेकार हो जाते। उन्हें रिवायती आलात की तरह मरम्मत नहीं किया जा सकता था। ये वाकई 3 माना आलात हैं, लेकिन ये वो माना आलात नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं, कालू भाई ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इससे भी ज्यादा पुरजोश लहजे में इसने बात जारी रखी, इसके बजाय ये कदीम माना आलात का एक टुकड़ा है। मैंने क्यानल्यू से इसकी जांच कराई है और इस कदीम माना आलात में आम माना आलात जैसी पायदारी की पाबंदी नहीं है। हम जादुई क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी पायदारी को दोबारा भर सकते हैं। हमें कितने टुकड़े मिले? सैफ अली ने पूछा। कालू भाई की बात सुनकर उनकी आंखें जोश से चमक उठीं। कालू भाई के तारुफ के मुताबिक ये कदीम माना आलात वही थे जो ग्रेटर गार्ड्स डोमेन में इस्तेमाल होने वाले मरकजी आलात थे। अगर वो इस कदीम माना आलात का मुकम्मल सेट जमा कर सकते तो ये एक खिलाड़ी को जो जंगी ताकत फराहम कर सकता था वो एपिक सीट आलात से भी बढ़कर होती। आखिरकार खिलाड़ियों को बुनियादी औसाफ की एक बड़ी मिकदार फराहम करने के अलावा ये कदीम माना आलात खिलाड़ियों को माना, महारतों और मंत्रों पर उनके कंट्रोल में नुमाया मदद दे सकते थे। ये एक हद तक खिलाड़ियों को उनकी जंगी तकनीकों में भी मदद दे सकते थे। दरी असना, कालू भाई हंसा और सैफ अली का सवाल सुनकर 5 उंगलियां उठाईं। 5 टुकड़े। कालू भाई का रद्द अमल देखकर सैफ अली थोड़ा मायूस हुए। अगर सिर्फ 5 टुकड़े गिरे थे तो यकीनी तौर पर एक सीट बनाने के लिए काफी नहीं थे। औसत माना आलात 6 टुकड़ों के सीट में आते थे, जबकि बेहतरीन 8 टुकड़ों के सीट में आते थे। दरी असना, माना आलात जो मुकम्मल सीट में ना हों वो इसी लेवल के डार्क गोल्ड आलात से सिर्फ थोड़ा ज्यादा मजबूत होंगे। नहीं, ये 50 टुकड़े हैं। पूरे 50 टुकड़े गिरे हैं। इस बार हमारी लॉटरी निकल आई है। कालू भाई हंसा। मजीद ये कि उन 50 टुकड़ों में से हम 6 मुकम्मल सीट बनाने में कामयाब हुए हैं। 3 सीट फिजिकल मेले क्लासेस के लिए हैं, 1 फिजिकल रेंजड क्लासेस के लिए है और 2 जादुई क्लासेस के लिए है।
क्या आप अगली बार पूरी बात कर सकते हैं? सैफ अली ने कालू भाई की तरफ देखकर आंखें घुमाई। अंदरूनी तौर पर अगरचे वो इस सूरत-ए-हाल पर बहुत पुरजोश थे। कदीम माना आलात के 6 सीट उनकी मौजूदा टीम की बहुत मदद करेंगे। मैं आपके लिए पहले ही एक फिजिकल मेले सीट यहां ले आया हूं। यहां इसे पहनकर देखें। कालू भाई ने अपने बैग से बाकी 5 सीट के टुकड़े निकालते हुए कहा। आखिरकार अब जीरो विंग के गिल्ड लीडर हैं। अगर आप इब्तिदाई आलात पहनते रहे तो दूसरे हम पर हंसेंगे। जब सैफ अली ने इन आलात पर नजर डाली जो वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कालू भाई की बात दुरुस्त है। अगरचे विंटर ऑफ इटर्नल नाइट एक फरीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार था, लेकिन जीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर उनके लिए इब्तिदाई आलात पहनना अब भी कोई बहाना नहीं था। अगर दूसरों ने उन्हें इस हालत में देखा तो जीरो विंग एक मजाक बन जाएगा। चैप्टर दर्जा 4 की दहलीज। जैसे ही सैफ अली ने नाइट वॉचर सीट पहना, जो कि 3 कदीम माना सीट आलात था, उनका हाला फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर बदल गया। सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि नाइट वॉचर सीट ने वाकई उन्हें सबसे अलग कर दिया था। न सिर्फ आर्मर सीट नुमाया तौर पर सिया था, बल्कि इस पर हर जगह खून जैसे सुर्ख निशानात कंदा थे। आर्मर से हल्की सी सिया धुंध भी निकल रही थी। पलक झपकते ही वो एक आम राहगीर नजर आने के बजाय एक ऐसे शख्स की तरह लगने लगे जो अभी जहन्नम से निकल कर आया हो। ज़ाहिरी शक्ल के अलावा नाइट वॉचर सीट ने बुनियादी औसाफ में हैरान कुन बोनस भी फराहम किए। आर्मर सीट पहनते ही सैफ अली की ताकत की सिफत फौरी तौर पर 4 की दहलीज तक पहुंच गई। बिल्कुल सही, 4 की दहलीज। ये सिर्फ 4 के मेयार तक पहुंचने के करीब नहीं था, बल्कि ये पहले से ही 4 के मेयार पर था। अब वो किसी भी तकनीक का इस्तेमाल किए बगैर भी 4 के मेयार पर ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। उस वक्त उन्हें एक इंसानी दरिंदे के तौर पर बयान करना मुबालगा आराई नहीं होगी। जहां तक बाकी 5 कदीम माना आलात के सीटों का ताल्लुक है, सैफ अली ने उन्हें कालू भाई, सो कियानल्यू, हैप्पी सुनो, फायर क्लाउड और डीजविलेट स्टार में तकसीम कर दिया, जो सो कियानल्यू की एडवेंचर टीम में एक रेंजर और वाइस कमांडर था। इन सीटों की तकसीम पर टीम की मजमूई जंगी ताकत में फौरी तौर पर नुमाया इजाफा हुआ। कदीम डेमन कोट के बाहर आसमान तारीक होने की वजह से गार के अंदर भी अंधेरा और सर्दी बढ़ गई। पहले के बरक्स गार में इस वक्त 1000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ी जमा थे, और उनमें से कमजोर तरीन भी फर्स्ट रेट माहिर था। रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन की तादाद भी बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई थी। गार्ड्स डोमेन के किसी भी हिस्से में ऐसी टीम एक ऐसी कुव्वत थी जिससे होशियार रहने की जरूरत थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अजीम वन इघोस्ट के साथ एक गुमनाम जूनियर ने खलवाड़ किया। अगर गिल्ड लीडर को इसका इल्म हुआ तो वो शायद आधे साल तक हंसते रहेंगे। एक जंगली नजर आने वाले शख्स ने, जिसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार थी, वन इघोस्ट की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। फिर भी इस जंगली नजर आने वाले शख्स के तमस्खुर के बावजूद वन इघोस्ट ने हैरान कुन तौर पर खामोश रहने का इंतखाब किया। उसने अपनी अदम इत्मीनान जाहिर करने के लिए दूसरे फरीक को घूरने के अलावा कुछ नहीं किया। वन इघोस्ट का गैर मामूली रवैया देखकर नेचर हाल के दीगर अरकान ने भी खामोश रहने का इंतखाब किया। उनमें से किसी ने भी उसकी हिमायत में बोलने की हिम्मत नहीं की। गिल्ड में सिर्फ एक ही शख्स था जिसने वन इघोस्ट के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत की थी, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टालोरेट बियर था, जो नेचर हाल का मजबूत तरीन 5 खिलाड़ी था। इसके अलावा स्टालोरेट बियर गिल्ड में नदीम शहजाद के बाद दूसरा मजबूत तरीन माहिर था, जो नेचर हाल का गिल्ड लीडर और गिल्ड का वाहिद 6 गार्ड रैंक माहिर था। मजीद ये कि वो 5 ब्लेड्स का टायरनेट ब्लेड भी था, जो 800 मिसट्रस के बराबर की दर्जाबंदी की फहरिस्त थी। चूंकि अब सब यहां मौजूद हैं, तो क्या हमें अपने अगले मंसूबों पर बात करनी चाहिए? स्टालोरेट बियर 100 फ्लावर पैलेस की एक औरत ने, जिसके बाल छोटे और आंखें सुर्ख थीं, अचानक बात की। ताहम इसके लहजे से जाहिर होता था कि उसका अपनी बातों के बावजूद किसी भी चीज पर बहस करने का कोई इरादा नहीं है। दरी असना, जैसे ही इस छोटे बालों वाली औरत ने बात खत्म की, गार में खामोशी मजीद गहरी हो गई, और बहुत से लोग अपनी मौजूदगी कम करने के लिए अपने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। कहीं वो लड़ाई तो शुरू नहीं करने वाले। जब रेन सोंग ने स्टालोरेट बियर के तासुरात अचानक सर्द होते देखे, तो वो क्लेज़ रू की तरफ मुड़ी, इस उम्मीद में कि वो छोटे बालों वाली औरत को पहले से कशीदा सूरत हाल को मजीद खराब करने से रोकने की कोशिश करे। मौजूद लोगों में से
स्टालुरेट बियर और छोटे बालों वाली औरत के दरमियान लड़ाई में हिस्सा लेने के अहल सिर्फ कलेंज रू और वन इघोस्ट थे। लिहाजा इनके अलावा किसी और के पास बोलने की अहलियत नहीं थी। मेरी तरफ ना देखो, मैं क्रिम्सन हार्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती, कलेंज रू ने बेबस लहजे में कहा। क्रिम्सन हार्ट 100 फ्लावर पैलेस की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर, चाहे वो जंगी मेयार हो या इनफरादी जंगी ताकत, क्रिम्सन हार्ट 100 फ्लावर पैलेस के गिल्ड लीडर के बाद दूसरे नंबर पर थी। वो एक ऐसी हस्ती थी जो तिरछे गॉड रैंक के माहिरीन का मुकाबला करती थी। छोटी कदीम दुनिया में दाखिल होने के बाद भी कलेंज रू अब भी नहीं सोचती थी कि वो क्रिम्सन हार्ट का मुकाबला कर सकती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई छोटी कदीम दुनिया में आओगी, तुम पागल औरत। ऐसा लगता है कि 100 फ्लावर पैलेस इस जगह पर सब कुछ दांव पर लगा रहा है, स्टालुरेट बियर ने इत्तेफाक ना कहा। वो क्रिम्सन हार्ट के जाबिराना हाले के सामने भी बेखौफ रहा। क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो, तुम वहशी? क्रिम्सन हार्ट ने सुकून से जवाब दिया। तो क्या तुम अंदर जाने का इरादा रखते हो, या बाहर पहरा दोगे? अंदर जाएं, स्टालुरेट बियर ने क्रिम्सन हार्ट की तरफ देखकर आंखें घुमाई। फिर उसने तंज किया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि नेचर हाल कोई खैराती इदारा चलाता है? चूंकि इन कमीनों ने नेचर हाल के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की है, तो उन्हें कुदरती तौर पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये सिर्फ एक जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट नहीं है? हम उसे किसी भी वक्त क्लियर कर सकते हैं। स्टालुरेट बियर की बातें सुनने के बाद क्रिम्सन हार्ट ने वक्त देखा। सैफ अली की टीम को कदीम डेमन कोर्ट में दाखिल हुए तकरीबन 10 घंटे हो चुके थे। इतना वक्त गुजरने के बाद चाहे सैफ अली की टीम अंदर अभी तक जिंदा भी हो, उनका स्टेमिना और इर्तिकाज खत्म होने के करीब होना चाहिए, इसलिए उन्हें डंजन से बाहर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बात का एहसास करते हुए क्रिम्सन हार्ट ने स्टालुरेट बियर की तरफ देखा और कहा, 2 घंटे। 100 फ्लावर पैलेस सिर्फ 2 घंटे इंतजार करेगा। 2 घंटे बाद तुम्हें हमारे साथ डंजन में दाखिल होना होगा। क्रिम्सन हार्ट की शर्त सुनकर स्टालुरेट बियर ने ताउन करते हुए सर हिलाया और कहा, ऐसा ही सही। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इससे ज्यादा देर तक टुक सकेंगे। दरी असना स्टालुरेट बियर और क्रिम्सन हार्ट की बहस खत्म होने के बाद हर कोई सुकून का सांस लिए बगैर ना रह सका। वन इघोस्ट और कलेंज रू को खास तौर पर सुकून मिला। आखिरकार वो जानते थे कि कदीम डेमन कोर्ट उनके 2 गिल्ड्स के लिए कितनी अहमियत रखती है। वो उसके बारे में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते थे। अगर उन्होंने सो कियाल्यू की टीम के बाहर आने का इंतजार करने में बहुत ज्यादा वक्त ज़ाय किया, तो इस बात का बहुत ज्यादा खतरा था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इसका पता चल जाएगा और वो इस पर कब्जा करने के लिए आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कदीम डेमन कोर्ट हासिल करने के उनके इम्कानात नुमायां तौर पर कम हो जाएंगे। दरी असना कदीम डेमन कोर्ट के अंदर गिल्ड लीडर बास जाहिर हो गया है। चैप्टर माना आलात के सीट के असरात। इस असन स्काउट की रिपोर्ट सुनने पर सैफ अली ने फौरी तौर पर अपनी टीम के आराम करने वाले अरकान को इकट्ठा किया और इस असन के बताए हुए मकाम की तरफ रवाना हुए। अगरचे हर कोई 10 घंटे से कदीम डेमन कोर्ट में लड़ रहा था, लेकिन उनमें से किसी में भी थकन के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसके बरक्स इनमें से हर एक के चेहरे पर जोश के तासुरात थे। कदीम डेमन कोर्ट में कई घंटों तक पीसने के बाद हर एक को यह तस्लीम करना पड़ा कि जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट खिलाड़ियों के लिए एक जन्नत थी। 10,000 से ज्यादा एलिमेंटल गोलम्स के सिर्फ 2 ग्रुप्स को मारने के बाद कालू भाई और छोटी कदीम दुनिया में नए आने वाले दीगर खिलाड़ी पहले ही लेवल 104 तक पहुंच चुके थे। सैफ अली, सो कियाल्यू और सो कियाल्यू की एडवेंचर टीम के अरकान तो लेवल 105 तक पहुंच गए थे। ताहम लेवल्स के मुकाबले में जिस चीज ने सबको ज्यादा हैरान किया वो कदीम माना आलात थे जो उन्होंने हासिल किए थे। असल में उनके पास सिर्फ 3 सीट मुकम्मल करने के लिए काफी टुकड़े थे। अब उनके पास 11 मुकम्मल सीट और 26 इनफरादी टुकड़े थे। ताहम गिल्ड की मुस्तकबिल की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए सैफ अली ने 5 नए सीट किसी को तकसीम नहीं किए। इसके बजाय उनका इरादा था कि उन सीटों को गिल्ड के गोदाम में रखा जाए और गिल्ड के अरकान को पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए उनका तबादला करने दिया जाए। किसी ने भी सैफ अली के फैसले पर एतराज नहीं किया। इसके बरक्स सब ने उसकी भरपूर हिमायत की। तो 3 कदीम माना आलात के सीट नाकाबिल यकीन हद तक कीमती थे। इससे पहले जिन लोगों को सैफ अली ने सीट दिए थे वो जीरो विंग के बुनियादी एग्जेक्टिव्स थे, जैसे सो कियाल्यू,
اس کے 2 وائس کمانڈرز اور باصلاحیت ہیتیسنو، ان میں سے ہر ایک ریفائنمنٹ ریلنگ کا ماہر تھا۔ جہاں تک کالو بھائی کا تعلق ہے، وہ گلڈ کے معاملات کا انچارج شخص تھا۔ اس کے پاس گولڈ مانا باڈی بھی تھی، اس طرح اس کے لیے سیٹ حاصل کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ان 5 کھلاڑیوں کے علاوہ باقی سب بنیادی طور پر برابر تھے۔ اگر سیف علی نے 5 نئے سیٹ کسی کو دیے ہوتے تو جنہیں منتخب نہیں کیا گیا وہ شاید ناانصافی محسوس کرتے۔ اس صورت میں ان سیٹوں کو تقسیم کرنے کا سب سے دانشمندانہ اور منصفانہ طریقہ یہ ہوگا کہ انہیں جی سی پیز کا استعمال کرتے ہوئے تبادلے کے لیے پیش کیا جائے۔ ہر ایک کو سیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس بات کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی سیٹوں کا تبادلہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہر کوئی پہلے ہی سیٹ کو ایکشن میں دیکھ چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر رال ٹپکائے بغیر نہ رہ سکے۔ اس سے پہلے کہ کالو بھائی اپنا قدیم مانا آلات کا سیٹ پہنتا، گرینڈ لارڈ رینک کے ایلیمنٹل اناہیلیٹرز اب بھی اس کے لیے مشکل حریف تھے۔ تاہم سیٹ پہننے کے بعد اس کا ہر پروتین جارحانہ منتر ایلیمنٹل اناہیلیٹرز کی نقل و حرکت کو آسانی سے متاثر کر سکتا تھا۔ اگر وہ پروتین کا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا منتر استعمال کرتا تو وہ ایلیمنٹل اناہیلیٹرز کو شدید زخمی بھی کر سکتا تھا۔ مجموعی طور پر سیٹ نے اس کے منتروں کی طاقت کو دگنا کر دیا تھا۔ قدیم مانا آلات کے سیٹ کے مقابلے میں 6 ٹکڑوں والے ایپک آلات کے سیٹ جو اس نے ماضی میں دیکھے تھے وہ محض دیوار کی سجاوٹ لگ رہے تھے۔ مانا آلات کے سیٹ کے بغیر والے ہی سیٹ کے اثرات سے حیران نہیں تھے۔ سو کیانلیو بھی ان اثرات سے حیران تھی۔ اوسط ایپک ہتھیار اور آلات کھلاڑیوں کو صرف طاقتور بنیادی اوصاف، جسمانی بونس اور اضافی مہارتیں فراہم کر سکتے تھے۔ تاہم مانا آلات کا سیٹ مختلف تھا۔ اگرچہ اس نے بنیادی اوصاف میں اتنا بڑا اضافہ فراہم نہیں کیا، لیکن صارف کی مہارتوں اور منتروں کی طاقت اور کنٹرول میں جو اضافہ اس نے فراہم کیا وہ بالکل الگ سطح پر تھا۔ ایک سابق ٹرچار کھلاڑی کے طور پر سو کیانلیو پہلے اوسطاً 90% تکمیل کی شرح کے ساتھ اپنے منتر پڑھ سکتی تھی اور زیادہ سے زیادہ 95% تک۔ تاہم مانا آلات کے سیٹ کے بونس حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے تمام 3 منتروں کو 100% تکمیل کی شرح پر پڑھ سکتی تھی، جن میں سے کچھ تو 102% تک بھی پہنچ رہے تھے۔ 10% اضافہ شاید زیادہ نہ لگے، لیکن 85% سے آگے تکمیل کی شرح میں ہر 1% اضافہ مہارت منتر کے اثرات کو کم از کم 10% بہتر بنائے گا۔ وہ تعداد 100% تکمیل کی شرح کی حد سے آگے 20% اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں سو کیانلیو نے مانا آلات کا سیٹ پہننے کے بعد اپنے منتروں کے اثرات میں کم از کم 100% بہتری لائی تھی۔ اس وقت سو کیانلیو کو یہ وہم بھی ہوا کہ اس کی موجودہ ذات اس وقت سے زیادہ کمزور نہیں تھی جب وہ باہر کی دنیا میں ٹرچار پر تھی۔ وہ صرف چند ٹرچار منتروں اور ایک مضبوط جسم کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ دریں اثنا، اگر قدیم ڈیمن کوٹ کے معمولی مونسٹرز نے ہی اتنی بڑی فصل فراہم کی تھی تو قدیم ڈیمن کوٹ کو کلیئر کرنے سے جو فصل وہ حاصل کر سکتے تھے وہ ناقابل تصور ہوگی۔ اس کے بعد ہر کوئی کچھ دیر تک دوڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک شکستہ ٹاور کے سامنے پہنچ گیا۔ اگرچہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ٹاور کا ایک بڑا حصہ گر چکا تھا، لیکن ٹاور کی اونچائی اب بھی 200 میٹر سے زیادہ تھی۔ یہ بستی کے بیچ میں کھڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا۔ دریں اثنا، اس ٹاور کے نیچے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا 2 سروں والا سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ کے ہر سر کا سائز 2 منزلہ مکان جتنا تھا اور سانپ کے جسم کی لمبائی 100 میٹر سے زیادہ تھی۔ اگر یہ ابھی کنڈلی مار کر نہ بیٹھا ہوتا تو اگر یہ اپنے جسم کو پھیلانے کا فیصلہ کرتا تو شاید پوری بستی کی نگرانی کر سکتا تھا۔ سسٹم پاگل ہو گیا ہوگا۔ کوئی 2 سروں والے تباکن سانپ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کالو بھائی نے سامنے سوئے ہوئے سانپ کو دیکھ کر مایوسی میں چیخ کر کہا۔ 2 سروں والا تباکن سانپ، یہ قدیم دور میں پائے جانے والے اعلیٰ درجے کے ڈیمونک بیسٹس میں سے ایک تھا۔ اگرچہ اس کی زندگی کی درجہ بندی اوسط آرکیکسٹس سے صرف تھوڑی زیادہ مضبوط تھی اور ڈریگنز کے قریب بھی نہیں تھی، لیکن وہ بعض پہلوؤں میں ڈریگنز سے کہیں زیادہ خوفناک تھے، خاص طور پر 2 سروں والے تباکن سانپ کی تباہی کی آنکھیں۔ ڈیمونک بیسٹ کی تباہی کی آنکھیں ان تمام اہداف پر طاقتور ذہنی حملے کر سکتی تھیں جن پر وہ نظر ڈالتی تھیں۔ ہدف کی طاقت پر منحصر ہے، تباہی کی آنکھیں ہدف کی روح کو بھی تباہ کر سکتی تھیں۔ دریں اثنا، ذہنی حملے گارڈز ڈومین میں بلاک کرنے کے لیے سب سے مشکل قسم کے حملے تھے کیونکہ کھلاڑی کا دفاع ان کے خلاف بالکل بیکار تھا۔ کھلاڑی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اپنی ذہنی قوت پر بھروسہ کر سکتے تھے۔
अगर खिलाड़ी दो सरों वाले तबाहकुन सांप के ज़हनी हमलों का मुकाबला करने में नाकाम रहते तो उनकी रूहें बखर जाती और वो मौके पर ही मर जाते। दो सरों वाला तबाहकुन सांप। लेवल 106, HP 40 अरब। जैसा कि कदीम डेमन कोर्ट से तवक्को थी, कोई ताज्जुब नहीं कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ही कदीम डेमन कोर्ट्स पर छापा मारने की सलाहियत रखती है। ये मुश्किल महज ऐसी चीज नहीं है जिसका हम मुकाबला कर सकें, फायर क्लाउड ने तल्ख मुस्कराहट के साथ कहा। फायर क्लाउड की राय में उनके सामने मौजूद दो सरों वाला तबाहकुन सांप इसी लेवल और टर्के ड्रैगन से भी ज्यादा खौफनाक था। इसकी 40 अरब की HP महज दीवानगी थी। उनके पास बास को खत्म करने का कोई तरीका नहीं था उससे पहले कि वो अपना इर्तिकाज खत्म कर देते। 40 अरब HP, सो क्यानल्यू भी दो सरों वाले तबाहकुन सांप के अदादोशुमार देखकर दंग रह गई। असल में इसने सोचा था कि उनकी टीम की ताकत में नुमाया इजाफे के बाद उनके पास जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट को कामयाबी से क्लियर करने का एक मौका है। ताहम दो सरों वाले तबाहकुन सांप को देखकर इसे एहसास हुआ कि यह महज खाम ख्याली थी। बास के जंगी मेयार को एक तरफ रखें, सिर्फ बास की तबाही की आंखें और खौफनाक HP ही उनके लिए इस पर छापा मारने की किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए काफी थी। ये अब बुनियादी औसाफ की कमी का मामला नहीं रहा था। चार मिथक रैंक की तबाही की आंखों के सामने टीम के खिलाड़ी अपनी रूहों के बिखरने से पहले 5 मिनट से ज्यादा नहीं टुक पाएंगे। दरी असना 5 मिनट में दो सरों वाले तबाहकुन सांप को मारना एक बेवकूफाना ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था। ये दो सरों वाला तबाहकुन सांप है। उस वक्त सैफ अली ने भी सोए हुए दो सरों वाले सांप को देखकर माथे पर बिल डाले। अगरचे वो पहले से जानते थे कि जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट पर छापा मारना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत इतनी खराब होगी। लेवल 120 तक पहुंचने से पहले औसत जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट सिर्फ एक आम सुपीरियर मिथक होगा। अगरचे जिस बास का वो अभी सामना कर रहे थे वो सुपीरियर मिथक नहीं था, लेकिन वो एक आला दर्जे का कदीम डिमोंक बेस्ट था। HP और बुनियादी औसाफ में इन बोनसेस को शामिल करने के बाद जो दो सरों वाले तबाहकुन सांप को डंजिन बास होने की वजह से मिले थे, ये बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले और सुपीरियर मिथक से कहीं ज्यादा मुश्किल हरीफ था। चैप्टर और एक तलवार से 1 करोड़ का नुकसान। क्या हमें अब पीछे हटना चाहिए? गिल्ड लीडर कालू भाई ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। 4 टीम के बगैर दो सरों वाले तबाहकुन सांप को गिराने का कोई तरीका नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी तरफ माना डोमेन ही क्यों ना हो। इसकी वजह यह थी कि आला दर्जे के कदीम डिमोंक बीस्टस माना डबमेंस के साथ पैदा होते थे। लिहाजा जब तक उनके पास मास्टर मैजिक बैरियर ना हो, उनके पास दो सरों वाले तबाहकुन सांप से इसकी पूरी ताकत पर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पीछे हटना, सैफ अली ने कालू भाई की तरफ देखकर आंखें घुमाई। हम यहां पहुंचने के लिए बहुत सी परेशानियों से गुजरे हैं। हम सिर्फ पीछे कैसे हट सकते हैं? लेकिन अगर हम बास को मारने में नाकाम रहे और मर गए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, कालू भाई ने हिचकिचाते हुए कहा जब इसने अपने लेवल की तरफ देखा। अगर हम कदीम डेमन कोर्ट के अंदर मोनस्टर्स के हाथों मारे जाएं तो हम सिर्फ 20% XP खो देंगे, लेकिन अगर हम फाइनल बास के हाथों मारे गए तो हम एक पूरा लेवल खो देंगे। अगर उन्होंने अपने लेवल बढ़ाने से पहले दो सरों वाले तबाहकुन सांप को चैलेंज किया होता तो वो बगैर किसी फिक्र के उसे चैलेंज कर सकते थे। ताहम टीम में हर कोई पहले ही लेवल 104 या लेवल 105 तक पहुंच चुका था। वो लेवल के लिहाज से बाहर की दुनिया के ज्यादातर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ चुके थे। सबसे अहम बात यह है कि लेवल 105 एक छोटा संग मील था जिसने खिलाड़ियों को लेवल 105 के हथियार और आलात पहनने की इजाजत दी थी। जब तक टीम में हर कोई खुद को लेवल 105 के फाइन गोल्ड आलात से लैस कर लेता, वो तरबियत के लिए लेवल 110 के नक्शे पर जा सकते थे और अपने और दूसरे खिलाड़ियों के दरमियान फर्क को मजीद बढ़ा सकते थे। आखिरकार छोटी कदीम दुनिया में लेवल के नुमाया दबाव की वजह से रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन भी लेवल 105 तक पहुंचने से पहले लेवल 110 के नक्शों में पीसने की हिम्मत नहीं करेंगे। ताहम अगर वो अब फाइनल बास के हाथों टीम वॉप हो गए तो वो उन फवाइद का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे जो उन्होंने कदीम डेमन कोर्ट में जमा किए थे। सैफ अली कुदरती तौर पर समझ गए कि कालू भाई के जहन में क्या चल रहा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अगरचे ये दो सरों वाला तबाहकुन सांप ताकतवर है, लेकिन हम बेबस नहीं हैं। हमारे पास अब भी मौका है। कालू भाई दंग रह गया। फिर उसने लाशौरी तौर पर दूर मौजूद दो सरों वाले तबाहकुन सांप की तरफ देखा।
इसे लगा कि उनकी पूरी टीम मिलकर भी 2 सरों वाले सांप के एक मुंह को भरने के लिए काफी नहीं होगी। सो क्यानल्यू और दीगर को भी लगा कि सैफ अली उनके साथ मजाक कर रहे हैं। जब उन्होंने उनकी बातें सुने, आखिरकार उनकी टीम में कोई भी 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की तबाही की आंखों के सामने चंद मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता था। हम कुदरती तौर पर तवील अरसे तक तबाही की आंखों का मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं। अपने जिस्म को थोड़ा सा खींचने के बाद सैफ अली ने हंसते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसा करें कि ये ज्यादा देर तक अपनी आंखें न खोल सके? इसे अपनी आंखें खोलने से रोकना। सो क्यानल्यू उलझन में पड़ गई जब इसने सैफ अली को आगे बढ़ते देखा। लेकिन हमें उसकी तमाम आंखों को निशाना बनाने के लिए इतने माहिरीन कहां से मिलेंगे? 2 सरों वाले तबाहकुन सांप से निमटने का सबसे आसान तरीका उसकी तबाही की आंखों को निशाना बनाना था। जब तक कोई इसकी आंखें बंद कर सकता, 2 सरों वाला तबाहकुन सांप एक आम मीथक मॉन्स्टर से मुख्तलिफ नहीं होता। ताहम 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की कल 8 आंखें थीं, हर सर पर 4। बास के पास मजबूत बहाली की ताकत भी थी और वो सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी जख्म को ठीक कर सकता था। दरी असना, अगर एक आंख भी खुली रहती तो बास अपने जहनी हमले शुरू कर सकता था। दूसरे लफ्जों में, खिलाड़ियों को हर सेकंड में एक बार तमाम 8 आंखों पर हमला करने की जरूरत थी। मजीद ये कि इन हमलों को तमाम 8 आंखों को तबाह करने की जरूरत थी। मामलात को मजीद खराब करने के लिए 2 सरों वाले तबाहकुन सांप का जंगी मेयार ट्राई टावर की 7वें मंजिल के इब्तिदाई मरहले के मेयार पर था। लिहाजा बास की आंखों को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने और तबाह करने के लिए कम अज कम 8 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन की जरूरत होगी। अलहाल इस बात को छोड़कर के आया उनके पास काफी बुनियादी औसाफ हैं। उनके पास टीम में 8 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन भी नहीं थे। ताहम सैफ अली ने वजाहत करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सो क्यानल्यू की तरफ देखा और पूछा, क्या आप लोग उसकी 4 आंखें बंद कर सकते हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद सो क्यानल्यू ने कहा, अगर सिर्फ 4 आंखें हैं तो मैं, हैप्पी सुनो, फायर क्लाउड और डीजविलेट स्टार बमुश्किल एक एक को संभाल सकते हैं। ये काफी है। फिर मैं अकेले दूसरे सर का ख्याल रखूंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। बाकी सब सिर्फ नुकसान पहुंचाने पर तवज्जो दें। टैंक्स, अब का काम बास को हुजूम में घुसने और एओई हमले करने से रोकना है। हीलर्स, आपको बस हम 5 को ठीक रखना है। आप अकेले एक पूरा सर संभालेंगे। गिल्ड लीडर सो क्यानल्यू सैफ अली की बातें सुनकर दंग रह गई। क्या इससे आप पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा? सो क्यानल्यू को याद आया कि सैफ अली शेडो छोड़ने से पहले काफी मजबूत थे। इसके बावजूद वो इस वक्त सिर्फ हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम के मैयार पर थे। यकीनन इसे शेडो छोड़े हुए कई साल हो चुके थे, इसलिए सैफ अली ने इस दौरान कुछ बेहतरी जरूर की होगी। हकीकत यह है कि सैफ अली इतना ताकतवर माना डोमेन बनाने में कामयाब हुए थे, ये इसका सबूत था। दरी असना, ये देखते हुए कि उन्होंने अपने माना कंट्रोल में इतनी नुमायां बेहतरी की थी, उन्हें अपने जंगी मेयार में भी कुछ बेहतरी करनी चाहिए थी। इस वक्त वो पहले ही फ्लोइंग वाटर रिलिम या फ्लोइंग वाटर रिलिम के उरूज तक पहुंच चुके होंगे। ताहम 1 सेकंड में 4 तबाही की आंखों को तबाह करना कोई आसान काम नहीं था। यह खास तौर पर इस वक्त सच था जब सैफ अली को ऐसा करते हुए 2 सरों वाले तबाहकुन सांप के जिस्मानी और जहनी हमलों का सामना करना पड़ता। यहां तक कि एक वाइड रिलिम माहिर को भी ऐसा कारनामा अंजाम देने में दुश्वारी होगी। इसके अलावा 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की ज्यादा एचपी का मतलब यह था कि वो एक तवील जंग लड़ने वाले थे। दरी असना, एक तवील जंग का मतलब गलतियों के ज्यादा इम्कानात भी था और इस जंग में एक मामूली सी चौक भी सबकी जान ले सकती थी। ताहम इससे पहले कि सो क्यानल्यू अपनी बात खत्म कर पाती, सैफ अली पहले ही 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की तरफ बढ़ चुके थे। इसके बाद जब सैफ अली 2 सरों वाले तबाहकुन सांप के 100 गज के अंदर पहुंचे तो बास फौरन जाग गया, अपना सर उठाया और अपनी 8 आंखें खोल दे। जब मुताला की मेजों के साइज की 8 क्रिम्जन आंखें खिलीं तो सब की दुनिया बज़ाहिर बिगड़ गई और हर एक को ये बताने में दुश्वारी हुई कि कौन सी समत कौन सी है। इसी वक्त एक शदीद सर दर्द ने सबके जहनों पर हमला किया, जिससे पुरसुकून रहना नामुमकिन हो गया। इसके जहनी हमले बहुत मजबूत हैं, हम इस रफ्तार से करीब भी नहीं जा सकते, फायर क्लाउड ने दांत पीसते हुए कहा जब इसने 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की तरफ देखा। दरी असना, सो क्यानल्यू ने भी इस सूरत हाल में माथे पर बिल डाले। शदीद सरदर्द की वजह से इसका रंग थोड़ा जर्द पड़ गया। इस वक्त
इसका सर इतना दर्द कर रहा था कि वो तीन का मंत्र भी नहीं पढ़ सकती थी। सैफ अली के साथ बास पर हमला करना तो दूर की बात थी। ताहम जब हर कोई सूरत-ए-हाल पर मायूस हो रहा था, सैफ अली ने हवा में छलांग लगाई और 2 सरों वाले तबाहकुन सांप के सरों के ऊपर पहुंच गए। फिर उन्होंने हवा में ही ओ विंटर ऑफ इटर्नल नाइट को मियान से निकाला। अपनी ये मनहूस आंखें बंद करो। इट एक्सटरियम सलेशिस। अगले ही लम्हे सैफ अली ने विंटर ऑफ इटर्नल नाइट को लहराया। 8 हिलाल नुमा चांद बनाए जिन्होंने खला को चीर दिया और 2 सरों वाले तबाहकुन सांप की 8 आंखों पर जा लगे। बास ने अभी अपनी आंखें खोली ही थीं, इसलिए वो सैफ अली के इक़दामात का मुकाबला न कर सका। पुश 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 धाड़। 2 सरों वाले तबाहकुन सांप के दोनों सरों से एक दर्दनाक चीख निकली। इसकी आंखों से आने वाले शदीद दर्द की वजह से इसका बड़ा जिस्म मुड़ गया और इर्द गिर्द की गलियों को हमवार कर दिया। इसके बाद 2 सरों वाले तबाहकुन सांप के बाईं सर के ऊपर एक के बाद एक खौफनाक नुकसानात जाहिर हुए। 1-0-3-5-4-4-5 2-130-5-4-6 1-120-6-4-8 10 लाख से ज्यादा के नुकसानात एक के बाद एक जाहिर हुए। कल नुकसान 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और सबको सदमे में डाल दिया। चैप्टर जहन्नम मोड की तशखीस। सैफ अली के पहुंचाए गए नुकसान को देखकर सब दंग रह गए। बड़ी बहन क्यानल्यू, क्या आपने ये नहीं कहा था कि गिल्ड लीडर पहले सिर्फ 3 हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रीलिम के माहिर थे? क्या आपको यकीन है कि वो हाफ स्टेप डोमेन रीलिम के मूंसटर नहीं है? हैप्पी सुनो ने शक भरे अंदाज में क्यानल्यू से पूछा। वो कम वो बेश ये कबूल कर सकती थी कि सैफ अली के पास माना डोमेन है। आखिरकार माना डोमेन माना पर शानदार कंट्रोल का नतीजा था। ताहम इट एक्सटरियम सलेशिस तकनीक एक जदीद जंगी तकनीक थी जिसे तलवार चलाने वाले T5 के माहिरीन को भी अंजाम देने में दुश्वारी होती थी। T6 से नीचे इस तकनीक को अंजाम देने की सलाहियत रखने वाला कोई भी माहिर 8 सौरुड मिसट्रस में जगह के लिए मुकाबला करने का अहल था। ये क्यानल्यू लम्हा भर के लिए बेज़बान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत-ए-हाल में हंसे आ रोए। इसके पास मौजूद छोटी लड़की ने आज से पहले कभी उसकी बातों पर शक नहीं किया था। फिर भी आज ये दूसरी बार था जब इसने इस पर सवाल उठाया था। ताहम गुस्सा करने के बजाय क्यानल्यू सवाल उठाए जाने पर खुश थी। अगर उसे ये बताना पड़े कि गॉड्स डोमेन में सबसे अहम क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, माहिरीन। ये खास तौर पर उन मूंसटर की लेबर माहिरीन के लिए सच था जो अकेले हजारों से लड़ने की सलाहियत रखते हों। शैडो गार्ड्स डोमेन में 1 दहाई तक तरक्की करने के बाद भी कभी फर्स्ट रेट गिल्ड क्यों नहीं बन सका? क्यानल्यू की एडवेंचर टीम ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में मरूफ एडवेंचर टीमों की सफ़ों में क्यों शामिल न हो सकी? जवाब सादा था। इसकी वजह यह थी कि उनके पास गिल्ड के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाकई कोई ताकतवर माहिर नहीं था। T6 गार्ड रैंक के माहिरीन को ही ले लें। अगर किसी गिल्ड के पास सिर्फ एक T6 गार्ड रैंक माहिर हो और 0 रिफाइनमेंट रीलिम माहिर हों, तब भी इसे अवामी तौर पर टॉप टायर फर्स्ट रेट गिल्ड के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, और यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी बगैर किसी वजह के इसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगी। ज़ीरो विंग अभी एक नया गिल्ड हो सकता है, लेकिन जब तक उसकी क़यादत सैफ अली जैसा हाफ स्टेप डोमेन रीलिम माहिर कर रहा है, इसे गार्ड्स डोमेन की सफ़ों में उभरने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इस वक्त क्यानल्यू के अलावा इसकी एडवेंचर टीम के दीगर अरकान भी पुरजोश हो गए। ज़ीरो विंग के मुस्तकबिल पर उनका एतिमाद आसमान छूने लगा। दरीं असना, जब सैफ अली ने देखा कि हर कोई अभी तक उन्हें बेकार खड़ा घोर रहा है, तो वो अपना सर हिलाए और बेबसी से मुस्कुराए बगैर ना रह सके। फिर उन्होंने पूछा, अब लोग कब तक देखना जारी रखेंगे? क्या अब्बास से लड़ना शुरू कर सकते हैं? सैफ अली अपनी ताकत के मुजाहरे पर सबके रद्दे अमल से हैरान नहीं थे। इसके बरक्स ये वही असर था जो वो चाहते थे। आखिरकार एक गिल्ड के लीडर को ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पर अरकान अपना भरोसा कर सकें। अगरचे क्यानल्यू अपनी एडवेंचर टीम के साथ ज़ीरो विंग में शामिल हुई थी, लेकिन इसकी एडवेंचर टीम के अरकान की वफादारी इसके साथ थी, उनके साथ नहीं। अगर वो चाहते थे कि ये माहिरीन खुशी खुशी उनके अहकामात पर अमल करें, तो उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाना था, वरना ज़ीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर उनके लिए आगे का वक्त मुश्किल होता। सैफ अली की बात खत्म होने के बाद हर कोई फौरन अपने होश में आया और 2 सरों वाले तबाहकुन सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। मजीद ये कि
اب کسی نے بھی سیف علی کے احکامات کے خلاف کوئی مزاحمت ظاہر نہیں کی۔ اب ہر کوئی احترام اور توقعات کے ساتھ ان کے احکامات پر عمل کر رہا تھا۔ دریں اسنا سوکیانلیو اور دیگر ریفائنمنٹ علم ماہرین کے شامل ہونے کے ساتھ ٹیم نے جلد ہی باس کی تمام 8 تباہی کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب ہر ایک کو کسی اور چیز کی فکر کیے بغیر باس پر حملہ کرنے میں اپنی پوری جان لگا دینی تھی۔ نقصان کی رفتار بڑھائیں۔ جنگ آگے بڑھنے کے ساتھ باس کی بحالی کی رفتار بڑھے گی۔ تمام میلے کھلاڑی باس کی دم کے وار اور جادوئی حملوں پر توجہ دیں۔ سیف علی نے بار بار 4 تباہی کی آنکھوں کو تباہ کرتے ہوئے ٹیم کو ایک کے بعد ایک احکامات جاری کیے۔ حقیقت میں سیف علی اکیلے ہی تمام 8 تباہی کی آنکھوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آخرکار نہ صرف ان کے پاس اپنی پچھلی زندگی میں ٹر 6 سوروڈ گارڈ کے طور پر تجربات تھے، بلکہ ان کی طاقت کی صفت بھی پہلے ہی ٹر 4 کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی۔ 2 سروں والے تباہ کن سانپ کے ذہنی حملے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھے۔ یہ ذہنی حملے دوسرے کھلاڑیوں کو متاثر کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے ایک ہلکی ہوا کے جھونکے سے مختلف نہیں تھے۔ ان ذہنی حملوں کا خطرہ باس کی ٹر 4 مہارتوں اور منتروں کے برابر بھی نہیں تھا۔ تاہم زیرو ونگ کی مستقبل کی ترقی پر غور کرتے ہوئے سیف علی نے سب کو تربیت دینے کے لیے 2 سروں والے تباہ کن سانپ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار گارڈز ڈومین میں کھلاڑیوں کے لیے ذہنی حملوں کا سامنا کرنے کے مواقع بہت کم تھے۔ دریں اسنا کھلاڑی ذہنی حملوں کے خلاف دفاع کرتے ہوئے ایک حد تک اپنے ارتکاز کے معیار کو بہتر بنا سکتے تھے۔ اس طرح یہ ٹھیک تھا اگر سوکیانلیو اور دیگر سے چوک ہو جاتی اور وہ وقتا فوقتا باقی 4 تباہی کی آنکھوں کو دوبارہ بننے دیتے۔ ان کی غلطیاں ہر ایک کو باس کے ذہنی حملوں کا تجربہ کرنے کا موقع دیں گی۔ پھر ہر کوئی ان ذہنی حملوں کے مطابق ڈھلنے یا ان کا مقابلہ کرنے کے طریقے تلاش کر سکتا تھا۔ اس کے بعد وقت تیزی سے گزرا۔ احساس کیے بغیر ہر کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ وقت سے 2 سروں والے تباہ کن سانپ کے خلاف لڑ رہا تھا اور باس کی ایچ پی کو صرف 10% تک کم کر دیا تھا۔ جب باس کی ایچ پی 10% تک پہنچی تو وہ غصے کی حالت میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ اس کے بنیادی اوصاف تبدیل نہیں ہوئے، لیکن اس نے تمام 8 آنکھیں تباہ ہونے کے باوجود ذہنی لہریں خارج کرنا شروع کر دیں۔ اگرچہ یہ ٹر 4 کی ذہنی لہریں پہلے کے براہ راست ٹر 4 ذہنی حملوں جتنی طاقتور نہیں تھیں، لیکن وہ پھر بھی ٹر 3 کے کھلاڑیوں کے خلاف بہت مؤثر تھے۔ اپنے ذہن اور جسم میں شدید درد محسوس کرتے ہوئے ہر کوئی اپنی جنگی طاقت کا 50% سے زیادہ استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ اس صورتحال نے ہر ایک کو 2 سروں والے تباہ کن سانپ پر حملہ کرتے ہوئے ذہنی لہروں کے خلاف دفاع کرنے کا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجے کے طور پر باس کی ایچ پی گرنے کی رفتار نمایاں طور پر کم ہو گئی اور ایک کے بعد ایک ہلاکتیں بھی ہونے لگیں۔ دریں اسنا اس خطرناک صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے سب کے ذہن اور بھی زیادہ مرکوز ہو گئے، جس نے بدلے میں ہر ایک کے ارتکاز کے معیار کو لطیف طور پر بہتر بنایا۔ آخرکار 2 سروں والا تباہ کن سانپ سب کے حملوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور آسمان سے مقدس روشنی کے لاتعداد ذرات برسنے لگے، جس نے دھندلے آسمان کو روشن کر دیا۔ ہم جیت گئے، ہم نے کر دکھایا، شاندار! ہمیں واقعی جہنم موڈ قدیم ڈیمن کوٹ کا فرسٹ کلیئر مل گیا۔ ٹیم کے زندہ بچ جانے والے ارکان زمین پر گر پڑے اور روشنی کی بارش اور 2 سروں والے تباہ کن سانپ کی لاش دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس وقت سوکیانلیو کو بھی مشکل سے یقین ہو رہا تھا کہ انہوں نے چھاپا مکمل کر لیا ہے۔ مین کانٹیننٹ پر قدیم ڈیمن کوٹس مختلف سپر پاورز کے خصوصی کھیل کے میدان تھے۔ اگرچہ فرسٹ ریٹ گلڈز بھی قدیم ڈیمن کوٹ پر چھاپا مار سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے کے لیے کئی فرسٹ ریٹ گلڈز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر بھی اب ان کے نئے قائم شدہ گلڈ نے ابھی ایک قدیم ڈیمن کوٹ پر چھاپا مارا تھا۔ مزید یہ کہ یہ جہنم موڈ کی مشکل پر تھا۔ جب ہر کوئی جشن منا رہا تھا، ایک سنہری چمک نے ٹیم کے بہت سے کھلاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ یہ لوگ لیول 104 سے 105 تک پہنچ گئے تھے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو پہلے سے لیول 105 پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے تجربے کی پٹیاں ایک بڑے مارجن سے بھر گئی ہیں۔ 2 سروں والے تباہ کن سانپ نے جو EXP دی وہ 2 دن کی اکیلے پیسنے کے برابر تھی۔ اسی وقت سسٹم کی میکانیکی آواز بھی سب کے کانوں میں پڑی۔ سسٹم مبارک ہو! زیرو ونگ نے جہنم موڈ قدیم ڈیمن کوٹ کے لیے فرسٹ کلیئر حاصل کر لیا ہے۔ تمام شرکا کو 10 چھوٹی قدیم دنیا کے شہرت کے پوائنٹس اور 5 لیگیسی اسکل پوائنٹس بطور انعام دیے جاتے ہیں۔
लूट के मेयार को एक रैंक अपग्रेड कर दिया गया है। गिल्ड की आलमी शोहरत 500। सिस्टम जहन्नम मोड कदीम डेमन कोड के लिए छापे की तशखीस रैंक है। रैंक लानत है, हमें रैंक की तशखीस मिली है। कालू भाई अपने सामने मौजूद पॉप-अप नोटिफिकेशन को देखकर सदमे में अपनी आंखें मिलने बगैर ना रह सका। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? नामुमकिन। फायर क्लाउड भी सिस्टम नोटिफिकेशन को गौर से देखने के बाद हक्का बका रह गया। ये वाकई रैंक की तशखीस है। कदीम डेमन कोड के 5 तशखीसी रैंक थे, डी, सी, बी, ए और एस। ताहम हार्ड मोड कदीम डेमन कोड पर छापा मारते हुए भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स आमतौर पर सिर्फ रैंक की तशखीस हासिल कर पाती थीं। फिर भी अब उनकी टीम ने जहन्नम मोड के लिए रैंक की तशखीस हासिल की थी। ये सूरत हाल महज गैर हकीकी लग रही थी। मौजूद लोगों में से सिर्फ सैफ अली को ये नतीजा मामूल के मुताबिक लगा। कदीम डेमन कोड का तशखीसी निज़ाम 2 अहम मेयारात पर मबनी था, वक्त और हलाकतों की तादाद। पहले मेयार के लिए जहन्नम मोड कदीम डेमन कोड के लिए औसत क्लियर टाइम तकरीबन 16 घंटे था, इसलिए उनका 12 घंटे से कम का क्लियर टाइम काफी तेज था। दूसरे मेयार के लिए एक टीम को बेहतरीन नतीजा मिलता था जब तक कि अमवात की तादाद 200 से ज्यादा ना हो। हकीकत यह है कि वो इस जहन्नम मोड कदीम डेमन कोड को क्लियर करने वाली पहली टीम थे। इसने भी उनकी तशखीस में बोनस पॉइंट्स का इजाफा किया। इस तरह उनके लिए रैंक की तशखीस हासिल करना नामुमकिन नहीं था। चैप्टर हैरान कुन इनाम। जब सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म हुआ तो आसमान से सैकड़ों अशिया बरसने लगे। इनमें से हर एक चीज एक शानदार सुनहरी चमक बखेर रही थी। कुछ तो अर्गवानी सुनहरी चमक के साथ माना की खौफनाक मिकदार भी खारिज कर रही थीं। लम्हों में कई सौ अशिया जमीन पर पहुंच गईं और सबके सामने एक छोटा सा पहाड़ बना दिया। दरी असना जब सब ने इन अशिया को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया और उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। तो यह है जहन्नम मोड कदीम डेमन कोड की लूट। जब कालू भाई ने लूट के पहाड़ में बहुत सी एपिक अशिया और कई नाकाबिल शनाख्त अशिया देखें तो उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। मुझे शक है कि एक सुपीरियर मीथक की लूट भी यहाँ की लूट के 10% का मुकाबला कर सकती है। हैप्पी सोनो ने तबसरा किया। लूट के पहाड़ को देखकर इसकी आंखें जोश से चमक रही थी। जब इनकी एडवेंचर टीम ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में काम कर रही थी तो सबसे मजबूत बॉस जिससे वो लड़े थे वो एक सुपीरियर मीथक था। ताहम इस सुपीरियर मीथक ने जो लूट गिराई थी इसका मेयार दूसरों वाले तबाहकुन सांप की लूट के मुकाबले में कहीं भी नहीं था। गिराई गई अशिया के सही मेयार की जांच किए बगैर भी वो सिर्फ माना की शिद्दत से ही बता सकती थी कि गिराई गई अशिया कितनी हैरत अंगेज थी। कई नाकाबिल शनाख्त अशिया से खारिज होने वाली माना खास तौर पर खौफनाक थी। इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि ये अशिया महज एपिक अशिया हों। उसने उन्हें सिर्फ एक इम्कान के साथ छोड़ दिया। फ्रीगुमनिटेड लेजेंडरी अशिया। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में कई सालों तक सख्त लड़ाई लड़ने के बाद भी उनकी एडवेंचर टीम ने पहले एक भी फ्रीगुमनिटेड लेजेंडरी चीज हासिल नहीं की थी। फिर भी अब 4 फ्रीगुमनिटेड लेजेंडरी अशिया गिरी हैं। इस बार हमारी वाकई लॉटरी निकल आई है। सैफ अली भी जमीन पर मौजूद अशिया का जायजा लेते हुए पुरजोश हुए बगैर न रह सके। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने लूट के ढेर में 2 जानी पहचानी अशिया देखी थीं। एक कदीम डेमन कोड के बैरूनी दरवाजे की चाबी थी और दूसरी अंदरूनी जोन के लिए टेलीपोर्टेशन पत्थर था। ये दोनों अशिया कदीम डेमन कोड पर कंट्रोल हासिल करने में अहम थीं। इन 2 अशिया के साथ वो इस कदीम डेमन कोड को जीरो विंग के निजी खेल के मैदान में तब्दील कर सकते थे और बाहर वाले इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। फौरी तौर पर सैफ अली आगे बढ़े और ये दोनों अशिया जमा कर ले। लेकिन ये 2 अशिया मैंने पहले कभी नहीं देखे। सैफ अली ने 2 दीगर अशिया जमा की जो माना की खौफनाक मिकदार खारिज कर रही थीं। इन 2 में से एक गहरे सुरमई रंग का क्रिस्टल था जिस पर निशानात कंदा थे और दूसरा एक मेहरबंद लकड़ी का बॉक्स था। इन 2 अशिया को पहले कभी ना देखने की वजह से सैफ अली ने उन पर अप्जुल आइज का इस्तेमाल किया। ये कैसे मुमकिन है? सैफ अली ने फौरी तौर पर अपना सुकून खो दिया जब उनके सामने उन 2 अशिया के अदादोशुमार जाहिर हुए। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। क्या कुछ अच्छा मिला है? गिल्ड लीडर कालू भाई ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली के चेहरे पर सदमा देखा। नहीं, ये सिर्फ अच्छी अशिया नहीं है, ये अनमोल खजाने हैं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा जब उन्होंने अपने हाथों में मौजूद 2 अशिया को देखा। अगर ये 2 अशिया महज फ्रीगुमनिटेड लेजेंडरी अशिया होती
तो सैफ अली सिर्फ थोड़ा पुरजोश होते। ताहम उनके सामने मौजूद दो अशिया की शनाख्त ने उनकी तवक्कुआत को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ दिया था। इनमें से कोई भी पूरी गॉड्स डोमेन को दीवाना बना सकती थी। गहरे सुरमई रंग के क्रिस्टल का नाम सेटलमेंट रोन क्रिस्टल था। अगरचे इस चीज का कोई रैंक नहीं था, लेकिन ये छोटी कदीम दुनिया में एक अनमोल खजाना था। इसकी वजह यह थी कि इस क्रिस्टल को छोटी कदीम दुनिया में किसी भी मकाम पर एक कदीम बस्ती बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस वक्त गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों को अभी तक एनपीसी शहरों में आबाद होने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, बाहर बस्ती कायम करना तो दूर की बात है। लिहाजा एक कदीम बस्ती की कदर कहने की जरूरत नहीं थी। जहां तक लकड़ी के बॉक्स के अंदर मेहरबंद चीज का ताल्लुक है, वो भी इसी तरह की एक हैरत अंगेज चीज थी। कदीम माना आलात के सीट का डिजाइन। इस माना आलात के सीट के बरक्स जो उन्होंने अभी पहना हुआ था, इस डिजाइन में दर्ज सीट के अदादोशुमार 3 तक महदूद नहीं थे। इसके बजाय ये ग्रेटर गॉड्स डोमेन में इस्तेमाल होने वाले मरकजी आलात के रैंक सिस्टम की पैरवी करता था। डिजाइन में 2 सीटों की तैयारी का तरीका दर्ज था। पहला सीट डार्क गोल्ड रैंक का 8 टुकड़ों वाला सीट था जो लेवल 100 से लेवल 120 तक इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि दूसरा सीट एपिक रैंक का 8 टुकड़ों वाला सीट था जो लेवल 100 से लेवल 150 तक इस्तेमाल किया जा सकता था। डार्क गोल्ड सीट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अहम मवाद जादुई क्रिस्टल था और हर तैयारी की कोशिश के लिए 1000 जादुई क्रिस्टल्स की जरूरत थी। जहां तक जरूरत के इजाफी मवाद का ताल्लुक है, अगरचे वो नायाब थे, लेकिन वो खास तौर पर महंगे नहीं थे। मजमूई तौर पर सानवी मवाद का एक सीट जमा करने में सिर्फ 100 सूना लगेगा। अगरचे डार्क गोल्ड माना आलात के सीट के बुनियादी औसाफ 3 माना आलात के सीट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन डार्क गोल्ड सीट जो बोनस फराहम करता था वो थोड़ा बेहतर था। मजीद ये कि डार्क गोल्ड सीट छोटी कदीम दुनिया के माहौल के लिए मौजू था। अगर खिलाड़ी इस सीट से लैस हों तो वो मैदानों में अपनी सरगर्मी का वक्त नुमायां तौर पर बढ़ा सकते थे। अगर वो गिल्ड में हर एक को एक सीट से लैस कर सकें तो ये जीरो विंग की तरक्की की रफ्तार को बढ़ा देगा। कालू भाई, जब आप वापस जाएं तो देखें कि क्या आप गिल्ड में चंद मास्टर फोर्जर्स और मास्टर अल्केमिस्ट्स को भर्ती कर सकते हैं। सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। शराइत पर बात हो सकती है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि हर चीज खुफिया रहे। मास्टर फोर्जर्स और अल्केमिस्ट्स, कालू भाई सैफ अली की दरख्वास्त पर थोड़ा उलझन में पड़ गया। ताहम उसने फिर भी सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं बाद में कुछ तलाश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीदें न रखें। आखिरकार अब जानते हैं कि लाइफ स्टाइल मास्टर्स के साथ कैसा होता है। इनमें से हर एक का गॉड्स डोमेन में आला मकाम है। ये ठीक है जब तक आप उनसे राब्ता कर सकें, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सैफ अली ने सोकियानल्यू और दीगर से बाकी लूट को तरतीब देने का कहा, जिसकी फसल ने हर एक को तवील अरसे तक पुरजोश रखा। 2 सरों वाले तबाहकुन सांप ने 300 से ज्यादा अशिया गिराई थीं। 8 एपिक अशिया थीं, जिनमें से 3 हथियार और 5 आलात थे। हथियार एक स्टाफ, एक छोटी तलवार और एक लंबी कमान थे। तीनों एपिक हथियार लेवल 100 से लेवल 150 तक इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगरचे 3 माना आलात के सीट जितना नहीं, लेकिन कालू भाई और दीगर ने एपिक हथियारों से लैस होने पर अपनी जंगी ताकत में नुमायां बेहतरी देखी। एपिक अशिया के अलावा बॉस ने मुख्तलिफ लेजेंडरी और इन्फीरियर लेजेंडरी मवाद भी गिराया था। ये सब एपिक हथियारों और आलात की तैयारी में अहम मवाद थे। ताहम हथियारों, आलात और मवाद के मुकाबले में जिस चीज ने सोकियानल्यू और दीगर को वाकई पुरजोश किया वो 3 बांसुरी थीं। ये डंजन महज हैरत अंगेज है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड माउनेट्स गिराता है, और फायर क्लाउड ने पुकारा। सोकियानल्यू के हाथ में मौजूद 3 मुख्तलिफ शक्लों की बांसुरियों को देखकर इसकी आंखें चमक रही थी। आज मैन कॉन्टिनेंट पर माउनेट्स को नायाब नहीं समझा जा सकता, लेकिन छोटी कदीम दुनिया अभी हाल ही में खुली थी। लिहाजा यहां माउनेट्स अमली तौर पर न होने के बराबर थे। खिलाड़ी लेवल 4 तक पहुंचने से पहले उड़ने के काबिल नहीं थे, और अगर वो उड़ भी सकते तो वो बहुत तेज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते थे। ताहम अगर खिलाड़ी माउंट हासिल करने में कामयाब हो जाते तो वो स्टेमिना के इस्तेमाल की फिक्र किए बगैर अपनी सफरी रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते थे। सफर के अलावा माउनेट्स को खिलाड़ी की मजमूई जंगी ताकत को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये खास तौर पर फाइन गोल्ड रैंक या इससे ऊपर के माउनेट्स के लिए सच था।
एक फाइन गोल्ड माउंट बुलाए जाने पर शायद शानदार जंगी ताकत ना रखता हो, लेकिन वो खिलाड़ियों को बफ्स फराहम कर सकता था जिससे उनकी जंगी ताकत में कम अज कम 20% इजाफा होता था। कुदरती तौर पर एक डार्क गोल्ड माउंट इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। दरी असना, इन 3 माउंट्स में से जो बास ने गिराए थे, एक डार्क गोल्ड रैंक का थंडर वुल्फ था और 2 फाइन गोल्ड रैंक के शेडो पैंथर थे। ये पैंथर कितना प्यारा लग रहा है। गिल्ड लीडर, क्या मुझे एक मिल सकता है? हैप्पी सुनो ने शेडो पैंथर की नमूना तस्वीर देखने के बाद सैफ अली से लाड से इल्तिजा की। हैप्पी सुनो ने डार्क गोल्ड रैंक के थंडर वुल्फ के लिए नहीं पूछा क्योंकि वो कुदरती तौर पर सैफ अली के पास जाएगा। आखिरकार गिल्ड लीडर के तौर पर सैफ अली 0 विंग का चेहरा थे। ये अजीब बात होती अगर वो कोई अदन माउंट इस्तेमाल करते या कोई माउंट इस्तेमाल ही ना करते। ताहम फाइन गोल्ड रैंक के शेडो पैंथर्स के लिए मामला मुख्तलिफ था। गिल्ड लीडर, दोस्तों को लड़कियों पर तरजीह दें, कालू भाई ने जल्दी से कहा। अगर वो मैन कॉन्टिनेंट पर होते तो उसे इस बात की परवाह न होती कि शेडो पैंथर्स किसके पास जाते हैं। ताहम छोटी कदीम दुनिया में एक फाइन गोल्ड माउंट लेवल बढ़ाने के लिए एक ताकतवर जरिया था। हैरान कुन तौर पर फायर क्लाउड ने भी कालू भाई की बात से इत्तेफाक किया। वो किसी भी दूसरी चीज पर समझौता कर सकता था, लेकिन वो ठंडे नजर आने वाले शेडो पैंथर्स पर बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। ये देखकर के हर कोई शेडो पैंथर्स में से एक चाहता है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा, चूंकि हर कोई उन्हें चाहता है तो हम इस बार के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स से डाइस रोल करवाएंगे। ये सब के लिए मुंसिफाना होगा। हर एक ने सैफ अली की तजवीज को खुशी से कबूल कर लिया और सैफ अली के बाद टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स ने फौरी तौर पर डाइस रोल किए। कई खात्मे के राउंड्स के बाद 2 शेडो पैंथर्स के फाते कालू भाई और सो क्यानल्यू रहे। ताहम सो क्यानल्यू ने अपना शेडो पैंथर हैप्पी सुनो को दे दिया, जिससे छोटी लड़की बहुत खुश हुई। ठीक है, अब जबकि हमें वो सब मिल गया है जिसके लिए हम यहां आए थे, अब वक्त आ गया है कि अब हमारे साथ 100 फेलोसिटी वापस चलीं, सैफ अली ने सो क्यानल्यू की तरफ देखते हुए कहा। हम अभी के लिए रॉक डेविल सिटी को छोड़ देंगे और मुस्तकबिल में वहां तरक्की करने के लिए वापस आएंगे। सो क्यानल्यू और उसके साथियों को सैफ अली के इंतजाम पर कोई एतराज नहीं था। वो अभी तक रॉक डेविल सिटी में आबाद नहीं हुए थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने ऑपरेशंस के अड्डे तब्दील कर लिए। इसके बाद सैफ अली सबको इस पोर्टल के जरिए ले गए जो बास की मौत के बाद जाहिर हुआ था और कदीम डेमन कोर्ट से बाहर टेलीपोर्ट हो गए। चैप्टर 0 विंग। दरी असना, कदीम डेमन कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। कुछ देर पहले कदीम डेमन कोर्ट के बाहर मौजूद गिलोरी टैबलेट ने अचानक जाहिर किया था कि सैफ अली की टीम ने जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट को क्लियर कर लिया है। टैबलेट पर टीम के खिलाड़ियों के नाम और इस गिल्ड का नाम दर्ज था जिससे टीम वाबस्ता थी। दरी असना, बाहर मौजूद हर शख्स उन नामों को देखकर लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। 0 विंग, ये कौन सा गिल्ड है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे मत बताना कि यह वही नया गिल्ड है जिसमें सो क्यानल्यू की एडवेंचर टीम शामिल हुई है। हम जहन्नम मोड की बात कर रहे हैं। एक नया गिल्ड उसे कैसे क्लियर कर सकता है? क्या ये कोई बिग हो सकता है? मौजूद बहुत से माहिरीन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने गिलोरी टैबलेट पर गिल्ड का नाम देखा। उनकी टीम की ताकत के साथ नॉर्मल मोड को क्लियर करना भी एक चैलेंज होने वाला है, तो उन्होंने जहन्नम मोड को क्लियर करने का इंतजाम कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि कदीम डेमन कोर्ट का जहन्नम मोड सिर्फ एक दिखावा हो? रेन सोंग ने सोचा जब उसने दाखिली पोर्टल के ऊपर मंडलाते हुए सिया खोपड़ी को देखा। सो क्यानल्यू मैन कॉन्टिनेंट पर प्रचार की माहिर रही होगी और उसकी एडवेंचर टीम में 4 इससे ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसी टीम लाइनअप मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मरकजी फोर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। अगर 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स को भी कदीम डेमन कोर्ट पर छापा मारने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत थी, तो इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि सो क्यानल्यू की टीम इस पर कामयाबी से छापा मार सके। फिर भी न सिर्फ इस मामूली टीम ने कदीम डेमन कोर्ट को क्लियर किया, बल्कि इसने इसे जहन्नम मोड की मुश्किल पर किया था। ये सूरत हाल उनके 2 गिल्ड्स की नाअहली और हमाकत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ थी। बड़ी बहन रू, क्या आपको लगता है कि हमने छोटी कदीम दुनिया की कदीम डेमन कोर्ट्स को गलत समझा है? रेन सोंग ने कलेज्ड रू से अपनी उलझन का इजहार करते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की कदीम डेमन कोर्ट्स हमारे ख्याल से कहीं ज्यादा आसान हो? हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते।
कलेज़ भी गिलॉरी टैबलेट को देखकर थोड़ी दंग रह गई थी। उसने कभी ऐसे नतीजे की तवक्को नहीं की थी और वो बाहर रहने के अपने फैसले पर पछतावे के बगैर न रह सकी। जहन्नम मोड कदीम डेमन कोर्ट की असल मुश्किल को एक तरफ रखें, सिर्फ ये हकीकत के सो कियानल्यू की टीम इसे क्लियर करने में कामयाब रही थी। बिलाशुबा उनके 2 गिल्ड्स के चेहरों पर एक तमांचा था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल में एक गैर दर्जा बंद गिल्ड के हाथों कदीम डेमन कोर्ट खो दी थी जहां उन्होंने अपने बेहतरीन माहिरीन को मुतहर्रिक किया था। अगर इस सूरत हाल की खबर बाहर निकली तो उनके 2 गिल्ड्स गार्ड्स डोमेन में एक मजाक बन जाएंगे। अगर उसे मालूम होता कि ऐसा होगा तो वो बाहर कुमक का इंतजार करने में वक्त ज़ाय न करती। इसके बजाय वो सो कियानल्यू की टीम के दाखिल होने के फौरन बाद वन इघोस्ट के साथ कदीम डेमन कोर्ट में दाखिल हो जाती। ठीक है, जो होना था वो हो गया, पछतावे का कोई फायदा नहीं, क्रिम्जन हार्ट ने अपने मुकद्दस सफेद आर्मर में मलबूस होकर कहा जब उसने कलेज़ के पछतावे के तासुरात देखे। एक वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो पछतावा नहीं बल्कि ये मालूम करना है कि आप अपनी गलतियों का अजाला कैसे कर सकती हैं। वाइस गिल्ड लीडर क्रिम्जन दुरुस्त कह रही हैं, वन इघोस्ट ने, जो कुछ फासले पर खड़ा था, क्रिम्जन हार्ट की बातें सुनकर कहा। फिर उसने एक सर्द मुस्कुराहट जाहिर की और बात जारी रखी, मैंने वाकई सो कियानल्यू के नए गिल्ड को कम समझा है, ताहम ये उनके लिए आखिरी हद है। मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके इक़दामात कितने बेवकूफ़ाना हैं। इट्स ओरुड मिस्ट्रेस में से एक की क़यादत में टीम के साथ एक गुमनाम गिल्ड ने खलवाड़ किया था। अगर इस सूरत हाल की खबर बाहर निकली तो वो बिल्कुल मजाक बन जाएगा। अब वो इस सूरत हाल को सिर्फ इसी सूरत में बचा सकता था जब वो सो कियानल्यू की टीम के हर रुकन को मार डाले, वो वापस ले ले जो इसका हक है और दूसरे फरीक को मजाक बना दे। बहुत अच्छे, काफी अरसा हुआ है जब मेरा सामना ऐसे दिलचस्प लोगों से हुआ है। हमें इन लोगों का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो सीख लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर वो महज हाथ नहीं डाल सकते। स्टालोरट बियर ने वन इघोस्ट की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। फिर उसने क्रिम्जन हार्ट की तरफ देखा और कहा, पागल औरत, मेरा मशवरा है कि हम अपने गिल्ड वॉर ऑर्डर्स का इस्तेमाल करें और उन्हें तब तक मारें जब तक वो अपने अकाउंट्स डिलीट ना कर दें। तुम्हारा क्या ख्याल है? गिल्ड वॉर ऑर्डर तमाम गिल्ड्स को दिया गया एक इस्तेहकाक था और इसे पूरे नक्शे को लॉक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ताहम गिल्ड वॉर ऑर्डर की मुद्दत महदूद थी और उसका कूल डाउन काफी तवील था। अगर वो एक तवील अरसे तक किसी इलाके को सेल करना चाहते थे तो उन्हें कम अज कम 2 गिल्ड वॉर ऑर्डर्स इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। ठीक है, क्रिम्जन हार्ट ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तेफाक किया। क्या आपको लगता है कि सो कियानल्यू का दिमाग चल गया है? बड़ी बहन रू, जब रेनसोंग ने क्रिम्जन हार्ट और स्टालोरट बियर को अपने गिल्ड वॉर ऑर्डर्स इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे से इत्तेफाक करते देखा तो वो सो कियानल्यू और उसकी टीम पर तरस खाए बगैर न रह सकी। अगर उसने हमारे साथ छापा मारा होता तो वो कम व बेश कुछ फवाइद हासिल कर सकती थी। फिर भी उसने हमारी आंखों के सामने कदीम डेमन कोर्ट पर इजारादारी कायम करने का इंतखाब किया। गिल्ड वॉर ऑर्डर नक्शों को सेल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जादुई बैरियर्स से मुख्तलिफ था। टारगेटेड नक्शे के अंदर टेलीपोर्टेशन पर पाबंदी लगाने के अलावा गिल्ड वॉर ऑर्डर खिलाड़ियों को नक्शे के अंदर रहते हुए गेम से लॉग आउट करने से भी रोकता था। खिलाड़ियों को ऑफलाइन जाने से पहले मुतासिरा इलाके से बाहर निकलना पड़ता था, वरना अगर खिलाड़ी जबरदस्ती गेम से लॉग आउट कर भी देते तो उनके किरदार गार्ड्स डोमेन में ही रहते और उन्हें अब भी दोबारा जिंदा किया जा सकता था, मारा जा सकता था और मौत पर अशिया खो सकते थे। मजीद ये कि मौत के बाद अशिया गिरने की शरह इंतहाई ज्यादा होती। इस तरह गिल्ड वॉर ऑर्डर को गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ गिल्ड्स का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड समझा जा सकता था। जब तक 2 गिल्ड्स के दरमियान तनाज़ा नाकाबिल तलाफी हद तक ना बढ़ जाता, गिल्ड्स आमतौर पर अपने गिल्ड वॉर ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब जबकि क्रिम्जन हार्ट और स्टालोरट बियर ने 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल के गिल्ड वॉर ऑर्डर्स इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था तो कोई भी देख सकता था कि वो दोनों कितने गुस्से में थे। कलेज़ रेनसोंग के सवाल के जवाब में खामोश रही। इसकी वजह यह थी कि वो भी नहीं समझ पा रही थी कि सो कियानल्यू इतना बेवकूफाना फैसला क्यों करेगी। क्या सो कियानल्यू को वाकई लगता था कि उसकी छोटी सी टीम उनके 2 गिल्ड्स के खिलाफ जा सकती है? वो इतनी बेवकूफ थी कि इसने कभी इन मसाइल पर गौर ही नहीं किया था। ताहम उनके 2 गिल्ड्स ने बहुत पहले वाजे कर दिया था कि वो कदीम डेमन कोर्ट को कितनी अहमियत देते हैं। मजीद ये कि
चूंकि सोक्यानल्यू ने उन्हें पहले ही कदीम डेमन कोर्ट का मकाम बता दिया था, इसलिए इसका वाहिद ऑप्शन ताउन करना था। ऐसी सूरत हाल में कदीम डेमन कोर्ट पर इजारादारी कायम करने की कोशिश करना महज हमाकत थी। अगर वो कदीम डेमन कोर्ट पर इजारादारी कायम करने में नाकाम रहती तो शायद ठीक होता, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाती तो उसे जिस चीज का सामना करना था वो उनके दो गिल्ड्स का गुस्सा था। दरी असना, दो टॉप टायर फर्स्ट रेट गिल्ड्स का गुस्सा ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक नया कायम शदा गिल्ड बर्दाश्त कर सके। ऐसी सूरत हाल का सामना करते हुए नए गिल्ड के लिए सिर्फ एक ही नतीजा निकलता, तबाही, मुकम्मल और मुकम्मल तबाही। फिर भी किसी नाकाबिल फहम वजह से सोक्यानल्यू ने बिल्कुल वही किया था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के उनके दो गिल्ड्स के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया था और उनके सामने कदीम डेमन कोर्ट को क्लियर कर दिया था। यकीनन एक और इम्कान भी था, और वो ये हकीकत थी कि सोक्यानल्यू ने शुरू से ही इस बात की परवाह नहीं की थी कि उनके दो गिल्ड्स क्या सोचते हैं। ताहम कलेज़्ड्रू की राय में ऐसा होने का इम्कान बहुत कम था। जब कलेज़्ड्रू अपने ख्यालात में मगन थी, स्टालोरेट बियर से अचानक एक तवानाई की लहर फैली। तवानाई की लहर एक बड़े इलाके में फैल गई, रॉक डेविल सिटी के आधे हिस्से तक फैल गई और शहर के तकरीबन आधे हिस्से को ढांप लिया। एक गिल्ड वॉर ऑर्डर। क्या हो रहा है? नोटिफिकेशन कहता है कि ये नेचर हॉल का गिल्ड वॉर ऑर्डर है। क्या नेचर हॉल किसी दूसरे गिल्ड के खिलाफ मुकम्मल जंग का ऐलान कर रहा है? तहकीक करो। फौरन मालूम करो कि नेचर हॉल किस ताकत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। नेचर हॉल के गिल्ड वॉर ऑर्डर की फालियत ने रॉक डेविल सिटी में मुकीम मुख्तलिफ ताकतों को फौरी तौर पर हिला कर रख दिया। हर एक का रद्द अमल तजस्सुस से लेकर खौफ तक था। वो ये जानने के लिए मुतजस्सिस थे कि किस ताकत ने नेचर हॉल को इस हद तक उकसाया है कि टॉप टायर फर्स्ट रेट गिल्ड ने अपना गिल्ड वॉर ऑर्डर इस्तेमाल किया है, और वो इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ये गिल्ड वॉर ऑर्डर उनके खिलाफ ना हो। लिहाजा रॉक डेविल सिटी में मुकीम मुख्तलिफ ताकतों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौरी तौर पर बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत रवाना की। दरी असना, नेचर हॉल के गिल्ड वॉर ऑर्डर को फ़ाल करने के तकरीबन 20 मिनट बाद कदीम डेमन कोर्ट के दाखिली पोर्टल के सामने एक के बाद एक रोशनी की चमकें नमूदार हुई। पलक झपकते ही 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल के अरकान के सामने तकरीबन 300 खिलाड़ियों की एक टीम नमूदार हुई। चैप्टर एतमाद। क्या वो वाकई बाहर आने की हिम्मत कर गए? क्या इन लोगों को वाकई लगता है कि हमारे दो गिल्ड्स उन्हें कदीम डेमन कोर्ट क्लियर करने के बाद ऐसे ही जाने देंगे? 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल के अरकान हैरान हुए बगैर न रह सके जब उन्होंने सैफ अली की टीम को पोर्टल के सामने नमूदार होते देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली की टीम इतनी जल्दी बाहर आने की हिम्मत करेगी। इन लोगों की हमाकत उनके तसव्वुर से बाहर थी। छोटी कदीम दुनिया में एक कदीम डेमन कोर्ट एक ऐसा जरिया था जिसके लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी दीवानी हो जाएंगी। 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स की तो बात ही छोड़। उनकी राय में सैफ अली की टीम ने उनके दो गिल्ड्स को दुश्मन बनाने के लिए खुद को बहुत पहले तैयार कर लिया होगा, और वो कुछ वक्त के लिए कदीम डेमन कोर्ट के अंदर छुपने का मंसूबा बना रहे होंगे। आखिरकार गिल्ड वॉर ऑर्डर की मुद्दत महदूद थी। अगर उनके दो गिल्ड्स मिलकर काम करते तब भी वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए इलाके को सेल कर सकते थे। एक बार जब उनके दो गिल्ड्स के पास इस्तेमाल करने के लिए गिल्ड वॉर ऑर्डर्स खत्म हो जाते तो उन्हें इसके बजाय जादुई बैरियर्स इस्तेमाल करने पर मुंतकिल होना पड़ता। उस वक्त सैफ अली की टीम के लिए फरार होना बिल्कुल मुमकिन था। फिर भी अब सैफ अली की टीम उसे क्लियर करने के 1 घंटे से भी कम वक्त में कदीम डेमन कोर्ट से बाहर निकल आई थी। रुको, उनके लेवल्स! क्रिम्जन हॉट ने पुकारा जब उसने सोक्यानल्यू और उसके इर्द गिर्द के खिलाड़ियों को देखा तो उसके चेहरे पर सदमे के तासुरात नमूदार हुए। लेवल 105। क्रिम्जन हॉट की पुकार सुनने पर 2 फर्स्ट रेट गिल्ड्स के दीगर अरकान ने भी जीरो विंग के अरकान के लेवल्स चेक करने के लिए अपनी अपनी शनाख्ती महारतों का इस्तेमाल किया। लेवल 105। उनके लेवल्स इतने ज्यादा कैसे हैं? उन्होंने ये कैसे किया? हर कोई सदमे और उलझन में था जब उन्होंने जीरो विंग के अरकान के लेवल्स देखे। मौजूदा छोटी कदीम दुनिया में मरकजी धारे के खिलाड़ियों का औसत लेवल सिर्फ 102 था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मोनस्टर्स भी लेवल 105 तक पहुंचने के करीब नहीं थे। लेवल 100 के बाद गार्ड्स डोमेन में हर अगले लेवल अप के लिए EXP की एक बड़ी मिकदार दरकार होती थी। दरी असना,
अगर खिलाड़ी बड़ी तादाद में ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स को मार कर पीसना चाहते थे तो उन्हें आमतौर पर एक टीम में ऐसा करने की जरूरत होती थी। इसका मतलब यह था कि उन्हें मुतादिद खिलाड़ियों के दरमियान EXP तकसीम करनी पड़ेगी, जिससे उनकी पीसने की कारकर्दगी कम हो जाएगी। मजमूई तौर पर एक माहिर को एक बार लेवल अप करने में तकरीबन 3 से 5 दिन लगेंगे। यहां तक कि पीसने के दीवानों को भी एक बार लेवल अप करने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन दरकार होंगे। मजीद ये कि खिलाड़ियों के आला लेवल्स तक पहुंचने के साथ ये वक्त मजीद बढ़ जाएगा। फिर भी अब जीरो विंग के अरकान औसतन लेवल 105 पर थे। वो लेवल बढ़ाने की पेशरफ्त के लिहाज से मुख्तलिफ सुपर पावर्स की माहिर टीमों से कम अज कम 10 दिन आगे थे। अगर ये मैन कॉन्टिनेंट पर होता तो 10 दिन का फर्क मामूली होता। ताहम छोटी कदीम दुनिया अभी हाल ही में खुली थी। 10 दिन की बरतरी एक बहुत बड़ा फायदा था। जीरो विंग के अरकान अपने फायदे को मजीद बढ़ाने के लिए लेवल 110 के नक्शों पर भी जा सकते थे। ताहम 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल के अरकान ही इस वक्त सदमे में नहीं थे। सो क्यानल्यू और दीगर भी कदीम डेमन कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इसी तरह सदमे में थे। 100 फ्लावर पैलेस की क्रिम्सन हार्ट, 5 ब्लेड्स का स्टालोरेट बियर। क्या हो रहा है? यहां इतने ज्यादा T5 के माहिरीन क्यों हैं? कालू भाई और दीगर जब इन 2 फर्स्ट रेट गिल्ड्स के अरकान को देखा जो उनकी तरफ घोर रहे थे तो वो पुरजोश भी थे और घबराए हुए भी। ये ऐसी सूरत-ए-हाल थी जिसका उन्होंने शेडो में गुजारे गए कई सालों में कभी सामना नहीं किया था। चाहे वो क्रिम्सन हार्ट हो या स्टालोरेट बियर, दोनों गॉड्स डोमेन में अफसानवी शख्सियात थीं। आम हालात में किसी को उनमें से एक से मिलने में भी दुश्वारी होती। फिर भी अब दोनों एक ही मकाम पर जमा थे। फ्रॉस्ट फुलियम गाडेस कलेंसद्रू और 8 सोरोड मिसेट्रस के 1 इघोस्ट को शामिल करने के बाद यहां कल 4 T5 के माहिरीन जमा थे। क्या इन 2 गिल्ड्स का दिमाग चल गया है? उन्होंने सिर्फ कदीम डेमन कोर्ट को महफूज बनाने के लिए अपने T5 के तकरीबन आधे माहिरीन को यहां भेज दिया है। क्या उन्हें अब मैन कॉन्टिनेंट की सूरत-ए-हाल की परवाह नहीं रही? सो क्यानल्यू का रंग जर्द पड़ गया जब उसने क्रिम्सन हार्ट और स्टालोरेट बियर को देखा। अगरचे इसने पहले ही तवक्को की थी कि दोनों गिल्ड्स कदीम डेमन कोर्ट के दाखिले की नाकाबंदी करेंगे, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बेचैन होंगे। न सिर्फ उन्होंने कलेंसद्रू और 1 इघोस्ट को रवाना किया, बल्कि उन्होंने क्रिम्सन हार्ट और स्टालोरेट बियर को भी रवाना किया था। इस मकाम पर दोनों गिल्ड्स ने अमली तौर पर अपनी आधी जंगी ताकत छूटी कदीम दुनिया में रवाना कर दी थी। मजीद ये कि उन्होंने ये सब कदीम डेमन कोर्ट के सामने जमा कर दिया था। इस सूरत-ए-हाल में 3 कदीम माना आलात के सीटों की मदद के बावजूद उनकी टीम के फरार होने का इम्कान कम ही था। लेवल 105। तो ये है आपका एतमाद। दोनों अतराफ के लम्हा भर के लिए खामोश रहने के बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास अचानक एक शक्ल नमूदार हुई। ये शक्ल एक भूत की तरह नमूदार हुई और उससे खारिज होने वाला हाला भी एक खौफनाक भूत जैसा था। इस हाले में नहाए हुए सो क्यानल्यू और दीगर को ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म किसी दलदल में धंस गए हों और वो घुटन महसूस किए बगैर न रह सके। ऐसा लगता है कि 1 इघोस्ट ने दोबारा नुमायां बेहतरी की है, क्रिम्सन हार्ट ने तबसरा किया जब उसने 1 इघोस्ट को आगे बढ़ते देखा। फिर वो स्टालोरेट बियर की तरफ मुड़ी और बेनियाजी से पूछा, उसने जो फुटवर्क इस्तेमाल किया वो ब्रोंज फुटवर्क फैंटम घोस्ट है ना? बिल्कुल सही, स्टालोरेट बियर ने खुशी से सर हिलाया। अब तक वो और गिल्ड लीडर ही उसे महारत से इस्तेमाल करने वाले वाहिद लोग हैं। इस फुटवर्क के साथ इसे अगली सोरोड मिसेटर दुश्मनी में टॉप 3 में आने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जब स्टालोरेट बियर बात कर रहा था, 1 इघोस्ट ने दोबारा अपना फुटवर्क इस्तेमाल किया और फौरी तौर पर एक भूत की तरह सो क्यानल्यू और दीगर के सामने पहुंच गया। तुमने वाकई हमारे 2 गिल्ड्स के साथ खलवाड़ किया है, सो क्यानल्यू। ऐसा लगता है कि हम सब ने तुम्हें कम समझा है, 1 इघोस्ट ने सो क्यानल्यू की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी पीठ पर मौजूद खून जैसी सुर्ख बड़ी तलवार निकाली और सर्द लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ लेवल के फायदे की वजह से हमसे बच सकती हो तो तुम सख्त गलती पर हो। तुम्हारे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि तमाम लूट हमारे हवाले कर दो और अपने अकाउंट्स डिलीट कर दो, और दूसरा ये कि मैं तुम्हें तब तक मारूं जब तक तुम अपने अकाउंट्स डिलीट ना कर दो। अपना इंतखाब कर लो। जैसे ही 1 इघोस्ट ने बात खत्म की, पोर्टल के इर्द गिर्द के इलाके को ढांपने वाले जादुई बैरियर को बरकरार रखने वाले खिलाड़ियों ने भी बैरियर की ताकत बढ़ा दी। अब
जीरो विंग के अरकान के बुनियादी औसाफ को 20% कम करने के अलावा बेरियर ने उनके रद्द अमल की रफ्तार को भी 20% कम कर दिया। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।